What's up everyone? Welcome back to the channel. This is शिवम द्विवेदी and you are watching Economics Easy है। दोस्तों तब क्या होगा जब मैं बोलूँगा कि आपको एक ही जगह पर सारी की सारी चीज़ें मिल जाए। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा ही अनअकैडमी आप सभी लोगों के लिए लेकर आए। दोस्तों आप या आपके कोई भी रिलेटिव या आपके कोई भी फ्रेंड सर्कल में हो जो क्लैट की तैयारी कर रहे हो, जिसमें जैसे लॉ का एंट्रेंस एग्जाम होता है ना, तो उसको बोलते हैं क्लैट, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, और वो प्रिपरेशन करना चाहते हैं मई 2022 के लिए। कब के लिए? मई 2022 के लिए। तो उनके लिए अनअकैडमी एक सब्सक्रिप्शन लेकर आया है, या कह लो एक स्पेशल बैच लेकर आया है जो पूरे 1 साल का बैच है। उसमें आपको सारे के सारे टॉप एडुकेटर्स पढ़ाएंगे और बहुत सारी फैसिलिटीज आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएगी। दोस्तों ये बैच 21 तारीख यानी 21 दिसंबर को स्टार्ट हो चुका है। 1-2 क्लासें हो भी चुके हैं, बट कोई दिक्कत नहीं है, आपको उन सारी क्लासेस का बैकअप मिल जाएगा। यहाँ पे जो भी क्लासेस होती हैं वो सारी लाइव क्लासेस होती हैं, डाउट ऑन द स्पॉट क्लियर किए जाते हैं। बट स्टिल अगर आपको उसके बाद कभी भी डाउट होता है तो आप सिंपली क्या करेंगे, आप फोटो लेंगे, उसकी स्क्रीनशॉट उन्हें सेंड कर देंगे, वो उस पर्टिकुलरली डाउट पर आपके लिए एक वीडियो बना के सेपरेटली आपको सेंड कर देंगे, तो आपके डाउट हो जाएंगे क्लियर। वैसे इनके पढ़ाने का ही तरीका ऐसा होता है कि आपके डाउट हो ही नहीं सकते, बट स्टिल है तो भी आपके लिए दे रखा है। मंथली टेस्ट होता है ताकि आपकी परफॉर्मेंस का रिव्यू किया जा सके कि आप कितने अच्छे से पेपर को डील कर पाते हैं, क्या आपका एनालिटिकल स्ट्रक्चर है, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जाती हैं। तो इनका अगर आप सब्सक्रिप्शन पैक ले लेते हैं पूरे 1 साल के लिए और आप चाहते हैं उस पर बड़ा सा डिस्काउंट यानी 10% का अगर आप डिस्काउंट चाहते हैं, तो दोस्तों आप उस टाइम पर रेफरल कोड भी यूज़ कर सकते हैं, और रेफरल कोड है शिवम स्टडी क्लैट। क्या है, फिर से बोलता हूं, शिवम स्टडी क्लैट है। अगर आप इस रेफरल कोड को यूज करते हैं तो आपको सीधा फ्लैट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये सारी अपॉर्चुनिटी अगर आपको मिल रही है तो इस अपॉर्चुनिटी को आप, आपके फ्रेंड, आपके रिलेटिव कोई भी हो, उन सब में फैला दो, जिससे ये बेनिफिट हर किसी को मिल पाए। और जल्दी से जल्दी ये काम कर दो, क्योंकि आप जानते हो ना, पढ़ाई में एक दिन भी डिले होगा तो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। ठीक है, तो फर्दर डिटेल के लिए लिंक दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक बार विजिट जरूर करना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। What's up everyone? Welcome back to the channel. This is शिवम द्विवेदी and you are watching Economics Easy है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमने अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ाने की कोशिश की। आखिर वो कौन कौन सी पॉलिसीज हैं जो हमने फ्रेम की थी अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज को बढ़ाने के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों बताना चाहूंगा, जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, तो आप जानते हो 3 साल हमें अपने आप को ये समझाने में और समझने में लग गए आखिर हमारे साथ हुआ क्या, हमारे सोने की चिड़िया के पर कैसे काटे गए। ये सारी चीजें हमें सोचने में पर मजबूर करती हैं। तब जाके सन 1950 में हमने सोचा कि भाई अब तो अपनी इंडियन इकोनॉमी को ना पहले जैसा बनाना है, बल्कि पहले से भी ज्यादा अच्छा बनाना है। जिसके लिए बताओ कौन सी कमेटी का गठन किया गया था, आप लोग जल्दी से बताओ कौन सी कमेटी बनाई गई थी। कमेंट बॉक्स जिंदाबाद, वीडियो को पॉज करो, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कौन सी कमेटी थी। प्लानिंग कमीशन कमेटी। इस प्लानिंग कमीशन कमेटी ने क्या किया था, इंडिया को दोबारा से पटरी पर लाने के लिए, दोबारा से उसको रिवाइव करने के लिए उन्होंने अपने पास प्लान्स बनाए, और जो वो प्लान्स उन्होंने बनाए थे वो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव के लिए थे। याद है, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव में आपका सेल्फ रिलायंस, मॉडर्नाइजेशन, एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ ऑफ जीडीपी, ये सारे पॉइंट्स थे। बट जब हम शॉर्ट टर्म की बात करते हैं तो आपको याद होगा पंचवर्षीय योजना यानी 5 ईयर प्लान्स बनाए गए। कौन बताएगा कि पहला 5 ईयर प्लान कब लॉन्च हुआ था? बताओ, देखते हैं कौन बताएगा। तो बताने वालों की लिस्ट लग जाएगी, मैं जानता हूं इतने सारे अच्छे अच्छे बच्चे मेरे पास अवेलेबल हैं कि वो तुरंत कमेंट करके बताएंगे। तो दोस्तों मैं बता देता हूं, वो जो सबसे पहला फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो था 1 अप्रैल 1951 को, जो खत्म हुआ था 31 मार्च 1956 में। दोस्तों आपको पता होगा जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो किस पे फोकस कर रहा था? एग्रीकल्चर पे। जो सेकेंड 5 ईयर प्लान जो स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 1956 में, खत्म हुआ था 31 मार्च 1961 में, उसने किस पे फोकस किया था? इंडस्ट्रियल सेक्टर पे। दोस्तों एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्टअप करने में हमें ज्यादा मेहनत नहीं लगी। मेहनत कहां लगी? इंडस्ट्रियल सेक्टर को बूस्टअप करने। रीजन क्या था? बिकॉज हमारी इंडिया की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड थी। ठीक है, तो एग्रीकल्चर तो सुधर गया बट इंडस्ट्रीज पे डिपेंड नहीं थी। और आप जानते हो जितनी भी वेल डेवलप्ड कंट्री हैं, जैसे आप यूएस की बात कर लो, यूके की बात कर लो, लंदन की बात कर लो, इन सभी कंट्रीज में अगर इनका जीडीपी बढ़ा तो रीजन है उसके पीछे इंडस्ट्रियल सेक्टर। चाइना की भी अगर हम बात करेंगे तो इंडस्ट्रियल सेक्टर। इवन आपको मैं एक बहुत बेस्ट एग्जांपल देता हूं, चाइना आज की डेट में इतना ज्यादा वेल डेवलप्ड क्यों है? मतलब कोरोना वायरस के बाद इन्होंने भी अपनी कंट्री को कैसे पॉजिटिव में रखा। जानते हो, मैं आपको एक नॉलेज की बात बता रहा हूं,
अभी जब कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन हुआ था ना दोस्तों, सारी इंडस्ट्री, सारी कंट्रियों का जो जीडीपी है वो डाउनफॉल में आ गया और हमारी इंडिया का तो नेगेटिव में आ गया। ठीक है, क्या हुआ, सिर्फ चाइना ऐसी कंट्री है जिसका पॉजिटिव पिछले सालों के कंपैरिजन बहुत ज्यादा हुआ। चाइना आखिर ऐसा क्या करता है दोस्तों, एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। एप्पल का फोन देखें, आप सभी लोगों के पास एप्पल का फोन होगा, जरा एप्पल के फोन के पीछे की बैक कवर को देखना। ठीक है, मैं एक काम करता हूं, बैक कवर आप लोगों को चलो मैं दिखाऊंगा, फिर आप लोग मुझे जज करोगे क्या हो गया, आपके पास एप्पल का फोन है, ये है वो है, तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। एप्पल के फोन के पीछे साफ साफ लिखा होता है कि इसकी जो डिजाइनिंग है वो कैलिफोर्निया में की गई। कैलिफोर्निया जो कि यूएस में एक सिटी का नाम है। ठीक है, यानी एप्पल के आईफोन का जो डिजाइन है वो कहां पर बनाया गया, यूएस के कैलिफोर्निया में, बट इसकी असेंबलिंग चाइना में हुई है। आईफोन को पलट के देखना, नीचे की साइड लिखा होता है। ठीक है, तो उसमें साफ साफ लिखा है डिजाइन इन कैलिफोर्निया बट असेंबल्ड इन चाइना। यार एप्पल का आईफोन असेंबल हुआ है चाइना में, रीजन क्या है, देखो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी वो किसने दी, यूएस ने दी, बट असेंबलिंग का काम किसको दिया, चाइना को दिया। रीजन क्या है, क्योंकि यूएस वाले कहते हैं भैया हमें नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई इनोवेशंस करनी है, नई नई इन्वेंशंस करनी है, हमारा फोकस उस पर है। बाद में नट बोल्ट टाइट करना, ये सब करना, ये किसको दे दिया, चाइना वालों को दे दिया, बिकॉज चाइना के अंदर लेबर बड़ी सस्ती है, तो ऐसे में जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम होगा। देखो यूएस वाला एक एंगल से सोचा कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी। ठीक है, हमारा अगर वही काम अमेरिकन करेंगे तो टेक्नोलॉजी पर कौन फोकस करेगा, तो इसलिए ये काम चाइना को दे दिया। और खाली वही कंट्री नहीं बल्कि सभी कंट्रियां ये ठेका किसको देती हैं, चाइना को। तो अल्टीमेटली जो चाइना का इंडस्ट्रियल सेक्टर है ना वो बहुत ज्यादा बूस्टअप कर गया। इस वजह से जो चाइना का जो जीडीपी है वो सबसे ज्यादा है बाकी सभी वर्ल्ड से। फिर दूसरे नंबर पे आपका यूएस आ जाता है, यूके, ब्रिटेन वगैरह ये सब आता है। इंडिया का तो बहुत दूर में आता है नाम जाके। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमें जरूरत पड़ी अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी सुधारने की, आफ्टर एग्रीकल्चर। बात सही समझे, देखो अपना बेस बना लो। इस पूरी इंडियन इकोनॉमी में आप जितना अच्छा अपना बेस बनाओगे ना उतना ही चीजें आपकी ग्रिप में आ जाएंगी। मैं जानता हूं थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है बट है बड़ा इंटरेस्टिंग। अगर आप लोगों को समझ आएगी तो आप यूपीएससी की, आईएएस की, आईपीएस, इन सभी एग्जाम्स के अंदर ये चीजें पूछी जाती है। तो आप ये मत सोचो कि सिर्फ 12th पढ़नी है, ये सोचो आपको उसके बाद भी बहुत सारी चीजें करनी है जिसमें ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये सारे आपके काम में आएंगे। ठीक है, तो अब आपको ये समझ आया कि आखिर हमें इंडस्ट्रीज की क्यों जरूरत पड़ी सुधारने के लिए, क्योंकि हमारा जो जीडीपी का मेजर पोर्शन है वो कहां से आता है बताओ, वो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर से आता है। ठीक है सर, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। अब सुनो मेरी बात, ये समझ आया इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारे लिए क्यों जरूरी है। अब एक काम करते हैं कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। साइड में आ रहा हूं, आपके लिए जो स्लाइड है वो आपकी ये रही। आप इस स्लाइड में साफ साफ देख सकते हैं लिखा हुआ है इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज। आखिर हमारे लिए इंडस्ट्रीज क्यों इंपॉर्टेंट थी। सबसे पहला पॉइंट ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत ज्यादा काम आती है। देखो अगर हमारी इकोनॉमी को रैपिडली ग्रो अप करना हो, एग्रीकल्चर में रैपिडली नहीं होता, धीरे धीरे करके होता है, बट इंडस्ट्रियल सेक्टर में अगर हमारे पास टेक्नोलॉजीज, हमारे पास इनोवेशंस हैं, यस ये पॉसिबल है कि हमारा जो जीडीपी है या जो हमारा ग्रोथ रेट है वो अचानक से स्लाइटली ऊपर, स्लाइटली नहीं बल्कि इंक्रीजिंग रेट से क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, इंडस्ट्रीज हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये हमारे लिए सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। आज की डेट में अगर हम बात करें तो आपके पापा, बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन नहीं, बड़े भाई बहन जितनी भी जॉब्स कर रहे हैं क्या वो फार्मिंग के अंदर कर रहे हैं, द आंसर इज नो। वो कहां लगे हुए, इंडस्ट्रियल या सर्विस सेक्टर में लगे हुए। तो यस इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारे पास सोर्स ऑफ मर्चेंटाइज्ड मीन्स ऑफ फार्मिंग। ध्यान से सुनो, फार्मिंग करने के बाद क्या वो प्रोडक्ट मार्केट में बेचने लायक होता है, नहीं। फार्मिंग से तो रॉ मटेरियल निकल कर आता है, उस रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाने के लिए इंडस्ट्रीज हमारे बहुत काम आती है। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपने वुड का प्रोडक्शन किया, बड़े बड़े पेड़ लगाए, और वो पेड़ लगाए जैसे शीशम के हो गए जिसकी लकड़ी महंगी बिकती है। दोस्तों लकड़ी का क्या करेंगे, लकड़ी का हम फर्नीचर बनाएंगे। देखो लकड़ी बनाने का काम किसका है, फार्मिंग का है यानी एग्रीकल्चर का है, बट उस लकड़ी से फर्नीचर बनाने का काम किसका है, इंडस्ट्री का है। तो इंडस्ट्री जो है ना कहीं फार्मिंग को सपोर्ट करती है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भी। ठीक है, इसलिए हमारी इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती हैं। पॉइंट नंबर 4, इंपोर्ट्स डायनेमिक टू ग्रोथ प्रोसेस, सॉरी इम्पार्ट्स डायनेमिक ऑफ ग्रोथ प्रोसेस। क्या होता है, अगर हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रीज नहीं होंगी तो ग्रोथ होना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अगर हम बात करें सन 1950 की और आज की बात करें 2021 की, तो दोनों में बड़ा डिफरेंस है। क्यों डिफरेंस है, पहले हम एग्रीकल्चर पे फोकस करते हैं, इंडस्ट्रीज पे कम, और आज हम एग्रीकल्चर पे जितना फोकस करते हैं उससे कहीं ज्यादा इंडस्ट्रीज पे फोकस करते हैं। इसलिए आज जो हमारी इंडिया की पोजीशन है वो पहले के कंपैरिजन बहुत ज्यादा अच्छी है। और आप जानते हो नरेंद्र मोदी ने तो इसको और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया प्लान का गठन किया, जिसके तहत उन्होंने कहा कोई भी प्रोडक्ट होगा वो मेक इन इंडिया मतलब होना चाहिए।
कहते हैं ना वो गाना आपने सुना होगा, मेड इन इंडिया मेरा प्यारा सोनिया, अब दिल चाहिए बस मेड इन इंडिया। वो बिल्कुल सही गाना है कि अगर दिल भी चाहिए ना तो वो मेड इन इंडिया ही वाला चाहिए। तो इसी तरह नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाई आजकल जो भी प्रोडक्ट्स बने कोशिश करो कि उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया में हो। क्यों? बिकॉज उससे सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। नंबर 2, उससे हमारी इंडस्ट्रीज बूस्टअप करेंगे। नंबर 3, उससे हमारा जीडीपी ग्रो अप करेगा, पर कैपिटा इनकम ग्रो अप करेगा, नेशनल इनकम। देखो ये पूरे चक्रव्यूह होगा, अगर एक चीज अच्छी होती है ना तो पूरा चक्र अच्छा हो जाता है, ऐसे समझो, ठीक है। इसके बाद हमारे लिए इंडस्ट्रीज क्यों जरूरी है? बिकॉज ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन। दोस्तों आप एक बात जानते हो, इंडस्ट्रीज जितनी ज्यादा सेटअप और अच्छी होंगी ना उतना हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी इंप्रूव होगा। रीजन क्या है वो सुनो। रीजन कुछ ऐसा है, आप जानते हो जब मैं आज भी जानता हूँ, जैसे हरियाणा में मानेसर एक जगह है, आपने सुना होगा, जहाँ टाइल्स वगैरह के बहुत सारे प्रोडक्शंस होते हैं। नोएडा की बात कर लेते हैं। नोएडा जो कि यूपी में है, आपने सुना भी होगा। नोएडा की जो फुल फॉर्म है वो है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। और हरियाणा में एक गुड़गांव आपने सुना होगा। ये जितने, अब जिसका नाम गुरुग्राम हो गया, ये मैंने जितने एग्जांपल लिए इनके अंदर ना भाई साहब बड़ी बड़ी टाइप की इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं। मुझे आज भी याद है, जैसे गुड़गांव में आपने एसेंशियर सुना हुआ है, एक यूपी में भी एसेंशियर है। इस कंपनी में मैंने जॉब भी की हुई है, तो मैं क्या बताऊं, उसमें मल्टीनेशनल कंपनी, भाई साहब इतनी अच्छी कंपनी, मतलब उनका जो सोचने का लेवल है ना, जो एनालिटिकल लेवल है भाई वर्ल्ड क्लास लेवल का है। और वो वर्ल्ड क्लास लीडरशिप होती है उसके अंदर, मतलब इतना कुछ हमें वहां से सीखने को मिलता है कि मैं आपको बता नहीं सकता। हमारी इंडिया के लिए ये समझ लो कि बहुत अच्छी चीज है। जानते हो जब हम वहां पर जाते हैं, जब मैं अपना बताता हूँ, जब मैंने वहां पर तकरीबन 2 साल वहां पर काम किया, जब मैंने वहां 2 साल काम किया, दोस्तों विश्वास मानो पहले की शिवम में और आज की शिवम में बहुत मेजर डिफरेंस नजर आया। कैसे नजर आया? सबसे पहला कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव हुई। नंबर 2, जो आपके सोचने की जो थिंकिंग होती है, जो पहले नजरिया था और आज का जो नजरिया है वो बहुत ज्यादा चेंज हो गया। इससे जो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गया, बहुत ज्यादा। आपका टेक्नोलॉजी में दिमाग ज्यादा तेज चलने लग गया। आपको पता चलेगा कि बहुत सारे प्रेशर्स को एक टाइम में कैसे झेलना होता है, किस तरीके से काम करें कि हमें कम टाइम में मैक्सिमम बेनिफिट मिले। ये सारी चीजें किसने सिखाई? इंडस्ट्रीज ने सिखाई। तो कहीं ना कहीं जो हमारी इंडस्ट्रीज है वो हमारी लाइफ को इंप्रूव करने का काम करती है। अब एक बात बताओ, आखिर आजकल की कारों के अंदर ये देख रहे हो एयरबैग्स आते हैं, जीपीआरएस सिस्टम आता है। अगर आप ओरिजिनल चाबी कार के अंदर नहीं डालोगे तो कार का इंजन इग्निशन काम नहीं करेगा। एंटी लॉक, सेंट्रल लॉकिंग, ये सारी क्या है? ताकि चोरी ना होगा गाड़ी। ये सारी क्या है? टेक्नोलॉजी। कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी आने से जो हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है वो इंप्रूव हुआ है, हमारी चीजें पहले से ज्यादा बेहतर हो गई हैं। ये जो मोबाइल एप्लीकेशंस आप देखते हो क्या है ये? अभी मैं आपको बोलूं कि व्हाट्सएप पे मैं आपको अपनी लाइव लोकेशन भेजता हूं, भाई साहब दुनिया कहीं भी सोटे वोटे मार के खड़े होकर गाड़ी भी कर रहा हूँ ना तो आप पहचान जाओगे कि भाई ये बंदा यहाँ खड़ा है। क्या है? टेक्नोलॉजी। इसने हमारी लाइफ को क्या कर दिया? इजी बना दिया। हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को क्या कर दिया? इंप्रूव कर दिया। भाई आप लोग मेरी क्लासेस यूट्यूब पे देख रहे हो, हमारे अकाउंट्स की क्लासेस हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर मिल जाती है। ये सब क्या है? घर बैठे आपको एक छोटे से मोबाइल स्क्रीन पर हर चीज अवेलेबल हो रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रीज। तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज ने हमारी लाइफ को इंप्रूव किया है। बोलो क्लियर हुआ? ये सब बिल्कुल क्लियर हो गया। तो 6th, इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ। ये बात सच है कि इंडस्ट्रीज ने इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा ज्यादा ग्रो अप किया। सर कैसे ग्रो अप किया? देखो मेरी बात को सुनो, आप गुड़गांव का भी जाना, ठीक है। तो गुड़गांव ना मिनी ऑस्ट्रेलिया बोला जाता है। रीजन है क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया की तरह पूरा डिजाइन किया गया। और बात सच है, गुड़गांव में अब तो जैसे वहां से मैंने छोड़ दिया, बट आज भी मैं जब कहीं घूमने घामने निकलता हूँ, साइबर हब वगैरह, तो मैं वहीं पर जाता हूँ गुड़गांव में, क्योंकि वहां का जो क्राउड है ना, वहां का जो एनवायरनमेंट है बड़ा मजेदार है। बहुत मजा आता है वहां पर बैठ के, थोड़ा सा एक लीडरशिप टाइप का, फनल टाइप का हो जाता है और बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मिलने को मिल जाता है। जैसे विवेक बिंद्रा वगैरह हो गए ना, और ये आपके संदीप महेश्वरी, ज्यादातर वहीं मिलता है। वैसे संदीप महेश्वरी हमारे दिल्ली में रोहिणी में मिलते हैं वो, तो ये सारे लोग वहां पर मिल जाते हैं। तो इनसे सीखने को बहुत सारी चीजें मिलती है। क्यों? क्योंकि वो एक हब बन चुका है, इंडस्ट्रियल हब बन चुका है। तो ऐसे में लीडरशिप जो क्वालिटीज होती है वो वहां पर बताई जाती है, सिखाई जाती है। तो इससे जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, चाहे वो रोड हो, चाहे मल्टी लेवल की बिल्डिंग हो, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग हो, वो सब आपको वहां पर नजर आती है जस्ट बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रीज। जस्ट बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रीज। गुड़गांव में आप देखोगे बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनी मिलेंगी, ऐसा लगेगा जैसे आप इंडिया में नहीं बल्कि इंडिया के बाहर आ गए हो। और ये बात बिल्कुल सच है, कहीं ना कहीं से जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्डअप हुआ है। फिर इसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन ने हमारी इकोनॉमी को बहुत बड़ा बूस्टअप दिया है, बहुत बड़ी ग्रोथ, बहुत बड़ा पुशअप दिया है, ठीक है। तो ये वो सारी चीजें हैं जो हमारी इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अपने पास कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो हमारी इंडस्ट्रीज को कहीं ना कहीं लैक हो जाती है। लैक हो जाती है, देखो हेडिंग है हमारी, फैक्टर्स नेसेसिटी डायरेक्टली पार्टिसिपेटिंग टू द स्टेट। अब ये क्या चीज है? इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्या है ये?
कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी इंडस्ट्रीज को ग्रो अप नहीं होने देती। ठीक है, हम चाहते तो हैं बट कहीं ना कहीं हम उन जगहों पर रुक जाते हैं। पॉइंट नंबर 1, लैक ऑफ कैपिटल। देखो, हम जानते हैं इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा ग्रो अप होंगी, बड़ा मजा आएगा, इससे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को टैक्स भी मिलेगा, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा, हर चीज है। बट वही बात है ना कि इतने बड़े लेवल पे पैसा भी तो लगेगा ना पहुंचने के लिए, उतना पैसा हमारे पास है नहीं। तो अगर हमारे पास लैक ऑफ कैपिटल ना हो तो क्या हमारी इंडस्ट्रीज ग्रो अप करेंगी? हाँ बिल्कुल करेंगे, लेकिन पैसा ही नहीं है ना हमारे पास उतना। भाई देखो, आप लोग भी चाहते हो ना कि आप लोगों के पास खूब सारा पैसा हो तो खूब सारी चीजें आप इनोवेट करो, लेकिन नहीं हो पाने के चलते बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आजकल की इंडस्ट्रीज जो पनपना चाहती हैं और नहीं पनप पा रही, उनके पीछे सबसे बड़ा रीजन है लैक ऑफ कैपिटल। ठीक है, फिर नंबर 2 है आपके पास लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, हमारे पास दिमाग में इमेजेस, दिमाग में प्लान्स, दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होती है, बट उन चीजों को करने के लिए क्या चाहिए होता है? पैसा, बोले तो इन्वेस्टमेंट। बट वो इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाता हमारे पास, होता है नो डाउट, बट उतने लेवल का नहीं होता जितनी की हमें जरूरत है। दोस्तों, मैं आपको अपना केस बताऊं, मैं बताता हूँ। आज से लगभग 4 साल पहले मैंने एक काम सोचा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि जो हमारे इंडस्ट्रीज हैं उसमें एक नया रेवोल्यूशन लाया जाए। नया रेवोल्यूशन लाया जाए मतलब किस तरीके से? नया रेवोल्यूशन इस तरीके से लाया जाए कि आपने एक जैकेट सुनी होगी, नहीं सुनी नहीं होगी, मैं बताता हूँ। आजकल की जैकेटों में क्या हो रहा है कि वो जैकेट स्कूल्स के स्टूडेंट्स को पहनाई जाएगी, ठीक है, और उनको भी नहीं पता होगा उस जैकेट के अंदर एक ऐसी चिप लगी होगी जिससे स्टूडेंट आइडेंटिफाई किए जा सके कि उनकी लाइव लोकेशंस क्या है। आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, बट हम लोगों ने एक टाइम पर ये सोचा कि कुछ इस टाइप का कॉन्सेप्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस करना चाहिए। मैंने नहीं, मतलब हमारी पूरी टीम थी बकायदा, उन्होंने सोचा कि इस टाइप की जैकेट इंट्रोड्यूस करें, और वो भी स्कूल यूनिफॉर्म में। ऐसा नहीं जैसे मैं पहने हूँ उस टाइप की, नहीं, स्कूल यूनिफॉर्म में स्टूडेंट्स के लिए, और वो हर स्कूल के लिए मैंडेटरी कर दिया है। लेकिन हम इस प्लान में सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि गवर्नमेंट ने हमें सपोर्ट नहीं किया। जब तक गवर्नमेंट इस चीज को नेसेसरी नहीं कर देगी, सबके लिए मैंडेटरी नहीं कर देगी, तब तक हमारी जैकेटें बिकेंगी नहीं। नंबर 2, इन जैकेटों का प्राइस नॉर्मल जैकेट से कम 3000 रुपीज ज्यादा हो, और मान लो कोई जैकेट या कोई भी आप कोट पहनते हो 1000 का हो तो वो 4000 का मिलेगा, क्योंकि उसमें जीपीआरएस चिप लगी हुई जो कि वॉशेबल है, धोगे तो भी नहीं खराब होगा। बट इससे फायदा क्या होगा कि बच्चे को, जैसे आजकल किडनैपिंग वगैरह हो रही है, उसमें ये बहुत बड़ा हेल्प करती है। और उससे भी बढ़कर बात ये होती है कि जब बच्चा बंक मार रहा होता है तो उसकी लाइव लोकेशन पता चल जाती है। कभी कभी बच्चे कहीं बेहोश हो जाते हैं तो उनके पेरेंट्स को पता चलेगा कि भैया ये बच्चा काफी टाइम से इस जगह पर रुका हो, क्यों रुका पड़ा, चलो जल्दी से ट्रेस करो, ट्रेस करना भी इजी हो जाता है। बट ये मार्केट में कॉन्सेप्ट चल नहीं पाया। रीजन उसके पीछे कि गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं किया, गवर्नमेंट ने उस चीज को मैंडेटरी नहीं किया। कई जगह एप्लीकेशंस दी, लेकिन वही बात है ना, गवर्नमेंट चीजें इतनी आसानी से थोड़ी होती है। तो कहने का मतलब है, बट अगर मान लो गवर्नमेंट परमिट भी कर देती तो क्या हमारे पास इतना पैसा था कि हम पूरे दिल्ली को कवर कर पाते? द आंसर इज नो। हमारे पास उतनी कैपिटल, उतनी इन्वेस्टमेंट नहीं थी। देखो, प्लान था दिमाग में, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो चीजें यानी वो पैसा नहीं था। तो अगर ये प्लान हो जाता तो बताओ ऐसी इंडस्ट्रीज ग्रो अप करती नहीं करती? बिल्कुल करती। सिर्फ हम ही ग्रो अप नहीं करते, बल्कि हमारे साथ साथ कई सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती, गवर्नमेंट को टैक्स मिलता, यानी कहीं ना कहीं इकोनॉमी बूस्टअप करती। लेकिन नहीं कर पाई, क्यों? बिकॉज इन्वेस्टमेंट की कमी थी। नंबर 3, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। देखो, हम लोग जो ग्रोथ करते हैं ना इंडस्ट्रीज में, वो सिर्फ सोल पर्पस के लिए करते हैं, अपना पर्पस निकल जाए, बाकी भाड़ में जाए जनता। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें सोसाइटी को भी देखकर चलना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें टाटा की, दोस्तों आपको पता है जो टाटा अपना रेवेन्यू कमाती है, उस रेवेन्यू का 2.5% वो सीएसआर में जमा कराती है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में। अब वो सीएसआर क्या होता है? जैसे जितने भी आपने देखा हो ब्लाइंड स्कूल्स होते हैं, जो हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स होते हैं, उनको इंकरेज करने के लिए, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए टाटा आगे निकल के आती है, और वो कॉन्ट्रीब्यूट करती है पैसा किसमें? सीएसआर में, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में। अगर इंडस्ट्रीज अच्छे से ग्रो अप करेंगी तो कहीं ना कहीं वो समाज में डायरेक्टली इन चीजों को क्या करेंगे? अफेक्ट करेंगे। लेकिन इंडस्ट्रीज ना ग्रो अप हो पाने के चलते क्या सोसाइटी ग्रो अप हो पा रही है? द आंसर इज नो। अगर इंडस्ट्री अच्छी होगी तो कहीं ना कहीं वो इंडस्ट्री सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करेगी, लेकिन वो नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि यार उतना उनके पास पैसा ही नहीं हो पाता। तो ये सारी कुछ खामियां थी जो कि कहीं ना कहीं हमें सुधारनी चाहिए अपनी इंडस्ट्रीज को बूस्टअप करने के लिए। तो अभी हमने जो पॉइंट पढ़े वो क्या पढ़े कि हमारे लिए इंडस्ट्री क्यों जरूरी है और हम क्यों नहीं इंडस्ट्रीज को आगे प्रमोट कर पा रहे हैं। बोलो, इतनी बात क्लियर है? यस सर। देखो दोस्तों, आपका बेस बनाना बहुत जरूरी है। आते ही मैं सीधा टॉपिक पर आ जाऊंगा ना, वो मजेदार नहीं है, क्योंकि फिर मतलब बुक में और मुझ में डिफरेंस क्या रह जाएगा। इसलिए मैं थोड़ा बेस बनाना चाह रहा हूँ। जानता हूँ 15-20 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ना मेरे बच्चों को दिक्कत है, क्योंकि मेरी स्टूडेंट का, मेरी क्लास का हर स्टूडेंट नहीं, मेरी फैमिली का मेंबर है, और मैं नहीं चाहता मेरी फैमिली का एक भी मेंबर इंडियन इकोनॉमी की नजरों से पढ़े। वो इस तरीके से पढ़े कि वो अपने दादा परदादाओं की कहानियां पढ़ रहे हैं।
आई बात समझ में? चलो, तो अभी मैंने आपको चीजें बताई, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की ओर। चलिए, तो अब हम बात करते हैं अपने पास इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की। तो आपने इतना सीख लिया कि इंडस्ट्रीज हमारे लिए क्यों जरूरी है। अब क्योंकि जरूरी है तो इसलिए इंडस्ट्रीज को डेवलप करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया कैन बी पॉसिबल इफ दे हैव अ गुड इंडस्ट्री एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। द वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज इज लिमिटेड। अपनी इकोनॉमी को ग्रो अप करने के लिए इंडस्ट्रीज का ग्रो अप करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ऐसा देखा और ऐसा पाया गया कि इंडिया के अंदर जो इंडस्ट्रीज का स्कोप है वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है। तो इस लिमिटेड स्कोप को अनलिमिटेड तक करने के लिए गवर्नमेंट ने कई सारी स्कीम्स चलाई। तो चलिए पढ़ते हैं दोस्तों। इस स्कीम को पढ़ाने से पहले जरा दिमाग लगाओ, देश आजाद कब हुआ? बोलो 1947 में। 3 साल हमें समझने में लग गए कि भाई हमें थप्पड़ पड़ा है, उसका असर कहां कहां पड़ा है, बॉडी के किस पार्ट में पड़ा है, ये समझने में लग गए। 1950 में प्लानिंग कमीशन बनाया। प्लानिंग कमीशन ने शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल बनाए। शॉर्ट टर्म के अंदर उन्होंने पंचवर्षीय योजनाएं बनाई। पंचवर्षीय योजना में पहली योजना एग्रीकल्चर पे थी और दूसरी योजना इंडस्ट्री पर थी। कौन बताएगा सेकंड 5 ईयर प्लान कब स्टार्ट हुआ? कौन बताएगा? आप लोग बताओ, कमेंट करो। 1 अप्रैल 1956 में। 1 अप्रैल 1956 में हमने पूरा अपना फोकस किस पे कर लिया? इंडस्ट्रीज पे कर लिया। तो इसलिए उस दिन इंडस्ट्री के लिए, हिस्ट्री के लिए बहुत बड़ा दिन था। 30 अप्रैल 1956 को, लाइन सुनो, 30 अप्रैल 1956 को गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रीज के लिए एक नई पॉलिसी बनाई जिसको नाम दिया था आईपीआर। क्या बोला जाता है? आईपीआर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। मैं रिपीट कर रहा हूं, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। क्यों? क्योंकि 1956 में बनाई। पूरी डेट बताओ, बोलो। 30 अप्रैल 1956। यार बार बार बोलो, मुझे मजा नहीं आया अभी तक। वहां जहां बैठे हो वहीं से बोलो, 2-2 3-3 बार बोलो। जैसे लगाता ना 1 2 3 4 पंडित जी की जय जयकार, वैसे आप लोग भी बोलो, जल्दी से बोलो कि 30 अप्रैल 1956, 30 अप्रैल 1956 आईपीआर, 30 अप्रैल 1956 आईपीआर, 30 अप्रैल 1956 आईपीआर। आईपीआर बोलो तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। कोई पूछे कि इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए कौन सी तारीख है? 30 अप्रैल 1956 को आईपीआर को लॉन्च किया गया। अब आईपीआर में क्या क्या चीजें थी वो देखते हैं। साफ साफ लिखा है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, वो भी कब? 30 अप्रैल को। दोस्तों एमसीक्यू के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर का एमसीक्यू आ सकता है और मैं नहीं चाहता आपके एक भी नंबर छूटे, क्योंकि हमारा टारगेट 90 नहीं है, 90 प्लस है टारगेट। तो वैसे मैं अपने बच्चों का 100 लेकर चल रहा हूँ पूरी तरह से, ठीक है। और उसी 100 के लिए 10 जनवरी को आपके लिए बनाने वाला है स्पेशल वीडियो, जिसको ध्यान से देखना, क्योंकि इन 30 दिन की सीरीज को देखने से फायदा नहीं है जब तक आप उन चीजों को नहीं देखोगे, याद रखना। It was a clear declaration of the government on the leading role of government in the process of industrialization। ये बात बिल्कुल क्लियर है कि अगर हमने सारा जिम्मेदारी प्राइवेट सेक्टर को दे दी तो भैया प्राइवेट सेक्टर तो वही काम करेगी जिसमें उसे मुनाफा होगा ज्यादा, वो कभी नहीं देखेगी सोशल वेलफेयर। तो अब ऐसे में गवर्नमेंट को जरूरत थी बीच में घुसने की। गवर्नमेंट का भैया देखो ऐसा, अब तो हमें बीच में घुसना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम नहीं घुसे, सारा जिम्मा प्राइवेट सेक्टर को दिया, तो प्राइवेट सेक्टर तो वही धंधा करेगा, वही काम करेगा जिससे उसे प्रॉफिट ज्यादा होगी, है ना? बात समझो। द रेजोल्यूशन लेड अ रोड मैप ऑफ सेकंड 5 ईयर प्लान। और ये जो रेजोल्यूशन है कब आया? जब सेकंड 5 ईयर प्लान हमने स्टार्ट किया। और कब स्टार्ट किया? 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक। इट वॉज अ माइलस्टोन ऑफ अचीविंग ग्रोथ इन सोशल जस्टिस। और ये जो है ना इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, ये एक माइलस्टोन बन के निकला। माइलस्टोन का मतलब है कि भैया एक ऐसा चमकता हुआ पत्थर जिसे सब जगह जगमग कर दिया। गवर्नमेंट हैज इंक्रीज द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। गवर्नमेंट चाहती थी कि वो गवर्नमेंट जो पब्लिक सेक्टर उसका रोल को बढ़ाया जाए। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आईपीआर 1956 इज टू प्रिवेंट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ फ्रॉम फ्यू हैंड्स। गवर्नमेंट का मेन फोकस इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 में ये था कि जो कुछ हाथों में गई है ना इंडस्ट्री, बोले तो प्राइवेट सेक्टर, उनके हाथों से निकाल के भैया गवर्नमेंट सेक्टर को दे दिया जाए, जिससे गवर्नमेंट इस चीज को सही तरीके से करे। लेकिन पूरी नहीं, कुछ चीजें तो भैया प्राइवेट को भी देनी पड़ेंगी। तो अब हम बात करते हैं वो कौन कौन सी चीजें थी आईपीआर में, बोले तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन में। ये 3 पॉइंट है, चौथा कोई पॉइंट नहीं है। पहला पॉइंट, 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। याद कर लो बेटा, इसे बिल्कुल याद कर लो। मैं बोलूंगा ये A ग्रेड का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। चलो, हमने क्या किया आईपीआर में, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन में हमने 3 फोल्ड बनाए। 3 फोल्ड मतलब एक शेड्यूल ए बनाए, शेड्यूल बी बनाए और शेड्यूल सी बनाए। हमने बोल दिया भैया शेड्यूल ए में वो कंपनियां आएंगी या वो इंडस्ट्रीज आएंगी जिस पर पूरा का पूरा कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर के हाथों में होगा, कोई और सेक्टर उसमें नहीं आएगा। कौन आएगा? सिर्फ पब्लिक सेक्टर आएगा। और ऐसी कितनी इंडस्ट्रीज थी? 17। कितनी थी? 17। जैसे आपका
एटॉमिक एनर्जी हो गया, आपके गन्स हो गए, इंडियन आर्म्स वगैरह हो गए, और न्यूक्लियर हो गया, और एनर्जी हो गया, और पेट्रोलियम हो गया। ये सारे जो सेक्टर थे ना, ये सिर्फ हमने पब्लिक को दे दिए कि भैया ये जो 17 इंडस्ट्रीज है इन पर तुम ही काम करोगे और कोई तुम्हारे बीच में नहीं आएगा। और ऐसी लिस्ट को, ऐसी 17 इंडस्ट्रीज को जिस लिस्ट में डाला गया उस लिस्ट को बोलते हैं शेड्यूल ए। क्या बोलते हैं बोलो? शेड्यूल ए। जहां बैठे होते हो ना वहां बोला करो शेड्यूल ए। एक्सक्लूसिवली ऑन्ड बाय द गवर्नमेंट सेक्टर, जिसमें कितनी कवर होती है इंडस्ट्री? 17। कितनी होती है? 17। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल दिए, आर्म्स हो गया, ठीक है, एटॉमिक एनर्जी हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया, ऑयल, रेलवे, कोर इंडस्ट्रीज, कोर मतलब जो माइनिंग वगैरह जो खुदाई वगैरह करती है ना, पेट्रोल निकालती है, जमीन से एक्सट्रैक्ट करती है, वो सारी हो गई। शेड्यूल बी में कौन सी कंपनी आती है? शेड्यूल बी में वो कंपनी आती है जिसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलकर काम करेंगे। मैंने क्या बोला? गवर्नमेंट और पब्लिक दोनों मिलकर काम करेंगे। और ऐसी कुल 12 इंडस्ट्रीज थी। कितनी थी? 12। जैसे एल्यूमिनियम हो गया, देखो पढ़ते एक बार, शेड्यूल बी ऑन्ड बाई बोथ। अच्छा, बी फॉर बोथ ऐसे याद कर लेना, शेड्यूल बी फॉर बोथ। बोथ मतलब प्राइवेट और गवर्नमेंट, मतलब पब्लिक दोनों मिलकर, ठीक है। ऑन्ड बाई बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, जिसमें 12 इंडस्ट्रीज कवर होती हैं, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, माइनिंग हो गया, मशीनरी हो गया, टूल्स हो गया, फर्टिलाइजर। अच्छा, ये माइनिंग और ये कोर इंडस्ट्रीज दोनों अलग अलग चीज है। वो पर्टिकुलरली माइनिंग है, और यहाँ पर जनरल जैसे पेट्रोलियम हो गया, कोल हो गया, इनकी माइनिंग यहाँ पर होगी। बट वो माइनिंग क्या है कि जैसे मान लो कहीं से कोई मटेरियल लाइक जैसे सीमेंट वगैरह के लिए होते हैं, पत्थर वत्थर खोदे जाते हैं, फिर उनको क्रश करके उनका पाउडर बना के सीमेंट बनाया जाता है, वो वाली माइनिंग इधर डाल दी गई, ठीक है। तो यहां पर ये इंडस्ट्रीज हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिलकर ऑन कर सकती हैं। अब शेड्यूल सी में हमने क्या बोला? देखो, शेड्यूल ए में हमने जिम्मा किसको दिया? पब्लिक को। शेड्यूल बी में पब्लिक प्राइवेट दोनों को दिया। इसमें एक्सक्लूसिवली राइट पब्लिक प्राइवेट को दिया। हमने कहा भाई शेड्यूल सी में जो कंपनियां बच गई ना वो सारी प्राइवेट हो जाएंगी। मतलब ये जो मेन कंपनियां थी उनमें गवर्नमेंट ने अपना टेक ओवर कर लिया। अब जो छोटी मोटी कंपनियां हैं उन्होंने, जैसे कॉटन हो गई, टेक्सटाइल होगी, हैंडलूम होगी, हैंडीक्राफ्ट हो गया, और आपका ये जो भी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हो गए, वो सारे किसको दे दो? प्राइवेट को, ठीक है। तो वही लिखा है एक्सक्लूसिवली ऑन्ड बाई प्राइवेट सेक्टर, ऑल रिमेनिंग इंडस्ट्रीज, जो भी इंडस्ट्री बची वो सब प्राइवेट को कर दी। और कौन से शेड्यूल में लिख दिया? शेड्यूल सी में। तो अब आप लोग बताओ, जो हमारा न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 था, उसके अंदर पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट था 3 फोल्ड पॉलिसी, 1 फोल्ड, 2 फोल्ड, 3 फोल्ड। 3 फोल्ड पॉलिसी में हमने 3 शेड्यूल बनाए, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी। शेड्यूल ए के अंदर पूरा का पूरा एक्सक्लूसिव राइट किसको दिया? गवर्नमेंट को दिया, जिसमें कितनी इंडस्ट्रीज आती है? 17 इंडस्ट्रीज। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कितनी इंडस्ट्रीज थी? 17 इंडस्ट्रीज। बात करते हैं शेड्यूल बी। शेड्यूल बी में कौन सी कंपनियां थी? शेड्यूल बी में वो कंपनियां थी जिन पर कंट्रोल गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलकर कर सकती है। कितनी इंडस्ट्रीज थी? 12 इंडस्ट्रीज। शेड्यूल सी में सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल किसके हाथों में होता है? प्राइवेट सेक्टर के हाथों में होता है। जो बची कुछ सारी इंडस्ट्रीज है, इसकी कोई काउंटिंग नहीं है। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। पॉइंट नंबर 2, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसीज। अच्छा, एक बात बताओ, गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि प्राइवेट जो कंपनी खुल रही है, जिसका कंट्रोल प्राइवेट के हाथों में है, वो रियलिटी में प्राइवेट कर भी सकती है या नहीं? मान लो मैंने एक कंपनी खोली और मैंने चुपके से खोली एटॉमिक एनर्जी की, तो गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि मैंने कौन सी इंडस्ट्री खोली? इसलिए गवर्नमेंट ने कहा भाई कोई भी इंडस्ट्री खोलेगा, मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनो, कोई भी इंडस्ट्री खोलेगा तो पहले गवर्नमेंट से लाइसेंस लेगा। क्योंकि जब वो गवर्नमेंट के पास लाइसेंस लेगा तो वो क्या लेकर जाएगा अपने पास? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, है ना। मैंने आपको बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ाया हुआ था, जो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे, उसमें बताया था कि जब भी कोई बिजनेस करते हैं, जो कोई कंपनी खोलते हैं, तो उसके लिए जो मेन आर्टिकल है वो क्या है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो ये जब वो लेकर आए तो उसमें उसके ऑब्जेक्टिव्स लिखे होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में पता चलेगा कि कंपनी का मेन और अदर ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर वो मेन और अदर ऑब्जेक्टिव इससे बिलोंग करता है तो भैया वो शेड्यूल ए की कंपनी है, उसमें गवर्नमेंट का होना जरूरी है। तो गवर्नमेंट साफ साफ बोल दिया, तुम जैसे प्राइवेट लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए लाइसेंस लेना बहुत जरूरी है। इसलिए कोई भी इंडस्ट्री खोलेगा, कोई भी हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी। इसमें क्या बोला गया? इट इज द रिटन परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से रिटन परमिशन लेकर आओ टू एन इंडस्ट्रियल यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, कि आप इस चीज की मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो, गवर्नमेंट से रिटन परमिशन लेकर आओ। यानी एक तरह की लाइसेंस हो गए। आपको कब कब लाइसेंस की जरूरत है? सबसे पहला 3 चीजें होती हैं। सबसे पहली कि अगर आपको कोई नई यूनिट खोलनी है तो भैया गवर्नमेंट की परमिशन लो, पहले गवर्नमेंट से लाइसेंस लेकर आओ। नंबर 2, जिसे एनओसी बोलते हैं ना, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट।
दूसरा कि आपकी पहले से ही कोई इंडस्ट्री है बट आप उसको एक्सपेंड करना चाहते हो, आप उसके 1 2 3 4 5 ब्रांच खोलना चाहते हो, एक्सपेंड करना चाहते हो। नंबर 3 डाइवर्सिफिकेशन, जैसे पतंजलि है, पतंजलि स्टार्टिंग में हर्बल प्रोडक्ट्स लेकर आया था, फिर बाद में पतंजलि ने क्या किया, अपने कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स निकाले, अपने फूड प्रोडक्ट्स निकाले। दिस इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन कि एक ही इंडस्ट्री कई सारे प्रोडक्ट मल्टी प्रोडक्ट बनाने लग गई। जैसे एप्पल थी, एप्पल स्टार्टिंग के अंदर वॉच में आई थी, एप्पल की वॉचें चलती थी स्टार्टिंग के अंदर, फिर एप्पल ने आईपॉड से स्टार्ट किया, फिर आईपॉड के बाद मोबाइल फोन, अब सुनने में आ रहे वो टीवी पर भी आ रहे, कंप्यूटर और लैपटॉप तो थे ही उनके, आईपैड्स वगैरह, अब वो टीवी पर भी आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, वो अपनी एक कंपनी अपने अलग अलग सेगमेंट के अंदर पैर रख रही है। दिस इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन। तो 3 चीजों में हमें गवर्नमेंट से एनओसी बोले तो लाइसेंस लेना पड़ता था। पहला एक नई इंडस्ट्री खोलने के लिए, दूसरा एक्सपेंशन करने के लिए, और तीसरा डाइवर्सिफिकेशन के लिए। वही लिखा हुआ है, इट इज द रिटन परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट टू एन इंडस्ट्रियल यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। पहला, अगर आप कोई सेटिंग अप कर रहे हो नई इंडस्ट्री, दूसरा एक्सपेंशन कर रहे हो, कोई एग्जिस्टिंग जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है उसको बढ़ा रहे हो तो, और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, मल्टीपल प्रोडक्ट बनाना चाहते हो तो आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेने की जरूरत होगी। ठीक है। नंबर 3 इंडस्ट्रियल कंसेशन। गवर्नमेंट ने देखो भाई साफ साफ बोला, गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना चाहती है। आप जानते हो यूपी का जो नोएडा है वो एक टाइम पर सिर्फ एक गांव हुआ करता था, बट आज की डेट में वो एक शहर बन चुका है, बिल्कुल शहर, दिल्ली एनसीआर से चिपका हुआ है, शहर बन चुका है। अब शहर जब वो बन चुका है तो वहां पर क्या था, गवर्नमेंट ने, यूपी गवर्नमेंट ने कहा था कि भाई नोएडा जो एक गांव है वहां पर जो जो इंडस्ट्रीज सेटअप करेगा उसे पहले 5 साल तक कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, जो भी कमाई करो अपनी जेब में रखो। फिर उसके बाद 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां साल हुआ, उसमें जो भी आपका टैक्स बनता है 50% की छूट दे दी हमने आपको। ऐसे करके नई नई इंडस्ट्रीज को क्या हुआ, मुनाफा हुआ। उन्होंने कहा भैया हम अपना सेटअप ना नोएडा में खोलेंगे। और जानते हो जब भी कोई इंडस्ट्री सेटअप होती है तो अगल बगल में और ज्यादा इंडस्ट्रीज खुल जाती है। जैसा देख लो नोएडा में कोई इंडस्ट्री खुली तो भैया रॉ मटेरियल खरीदने के लिए अब आसपास छोटी मोटी दुकानें खुल जाएंगे। जब लंच ब्रेक होगा तो हुक्का पानी, समझ रहे हो ना, उसकी दुकानें खुल जाएंगी। इसके बाद फिर भाई देसी ठर्रा वगैरह तो चाहिए ना थोड़ा बूस्टअप करने के लिए बॉडी को, तो वो भी खुल जाएगी। फिर लोग आएंगे जाएंगे तो पेट्रोल पंप भी खुल जाएंगे, फिर बाइकें खरीदेंगे वो भी खुल जाएंगे। मतलब एक पूरा सेगमेंट, पूरा एक मार्केट डेवलप हो जाता है। गवर्नमेंट चाहती है इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए छोटे छोटे इंसेंटिव देना। इंसेंटिव जैसे टैक्स में छूट दे दी, स्टार्टिंग में आपको कोई नहीं देना, बस काम धंधा स्टार्ट करो, ताकि जो वो गाँव का इलाका है वो एक शहर में बदले। नोएडा इज द बेस्ट एग्जाम्पल। एंड नंबर 2 इज हरियाणा का गुड़गांव। ये 2 चीजें मेरी जुबान पे हमेशा चढ़ी रहती है। तो वही लिखा हुआ है इंडस्ट्रियल कंसेशन, इंडस्ट्रीज को कंसेशन दो ताकि ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो पाए। टैक्स हॉलीडेज, टैक्स हॉलीडेज मतलब टैक्स में छूट देना। सब्सिडीज पावर सप्लाई, कुछ सब्सिडीज देंगे पावर सप्लाई की, जैसे इलेक्ट्रिसिटी आपको सब्सिडाइज रेट पर देंगे। तो इस तरह से इंडस्ट्रीज थोड़ी सी बूस्टअप होंगी और वो ज्यादा से ज्यादा रूरल एरियाज में खुलेंगी। आप बात समझ रहे हो। तो आईपीआर में, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन में क्या क्या चीजें थी हमारे पास। सबसे पहला 3 फोल्ड पॉलिसी थी, ठीक है। दूसरा इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी था, और तीसरा इंडस्ट्रियल कंसेशन था। बोलो यहां तक कि आप लोगों को बात समझ आई, कोई दिक्कत यहां तक? आई होप यहां तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो यहां पर हमने अपना इंडस्ट्रियल वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट कर लिया। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। पहले इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम बढ़ेंगे। अपने वीडियो को पॉज करके आराम से नोट डाउन कर लेना, ठीक है। मैं साइड हो रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि जो हमारा इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन था 1956 में, उसने देखो कई सारी चीज़ें अच्छी की मार्केट में, लेकिन वो जो 3 पॉलिसीज, जो 3 पॉइंट अपने पढ़े थे ना भी, कि वो थ्री फोल्ड पॉलिसी हो गया, गवर्नमेंट लाइसेंसिंग हो गया, और सब्सिडीज और टैक्स कंसेशन हो गया, इसके बावजूद भी हमें ज़रूरत पड़ी कि कुछ और कॉन्सेप्ट लाए जाए ताकि हम अपनी इंडस्ट्रीज़ को सुधार पाए। तो एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, जिसे शॉर्ट में SSI यूनिट्स भी बोला जाता है। क्या होता है दोस्तों, गवर्नमेंट ने कहा देखो भाई, जितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वो तो इस लायक है कि अगर हम उन्हें थोड़ा सा भी सपोर्ट करेंगे ना, थोड़ा सा भी इनिशिएटिव देंगे तो वो ग्रो अप कर जाएंगी। लेकिन हमारी इंडिया में अभी बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनके पास ज़्यादा बड़ा पैसा या ज़्यादा बड़ा सेटअप नहीं है, जिन्हें बोलते हैं छोटी छोटी इंडस्ट्रीज, जो बहुत इनिशियल स्टेज पर हैं, उनके पास ज़्यादा फंड्स नहीं है, थोड़े थोड़े फंड्स है। दोस्तों बता दूं, एक बड़ी रिलायंस कंपनी बनाने के लिए छोटी छोटी इंडस्ट्रीज को अगर आप जोड़ोगे तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन सकती है। तो गवर्नमेंट का फोकस था छोटी छोटी इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना। अब क्या होता था ना कि बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज थी जो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लेकर आए इंडिया के अंदर, लेकिन वो ज़्यादा लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाई। क्यों? उसके पीछे रीजन कि बड़ी कंपनी सेम सेगमेंट में आके उनकी कंपनी को डिस्ट्रॉय कर देती थी और खुद अपना कब्जा कर लेती थी। वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इज पेप्सी कोला। जब इंडिया में पेप्सी कोला नाम की ब्रांड चलती थी, जो कि इंडियन ब्रांड थी कोक के अंदर, मतलब जैसे कोल्ड ड्रिंक होता है ना, उसके अंदर पेप्सी कोला चलती थी। जब इंडिया में 1991 में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, वैसे हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, तब एक इंडिया में कंपनी आई जिसका नाम था कोको कोला। आपने सुना ही होगा। तो कोको कोला ब्रांड जब इंडिया में आई तो पेप्सी कोला को उसने पीट दिया।
तब हमें रियलाइज हुआ यार ये तो बहुत गलत हुआ, ऐसे तो भाई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज खत्म हो जाएंगी। तो हमने उनको रिजर्व करने के लिए, हमने उनको बचाने के लिए और उनको प्रमोट करने के लिए कई सारी पॉलिसीज बनाई, और वहीं पर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन में हमने कई पॉइंट्स जोड़े, जिसमें एक पॉइंट था स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो चलो पढ़ते हैं इसके बारे में। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, A small scale industry is presently defined as whose investment does not exceed 5 करोड़। देखो अभी आज की डेट में अगर हम बात करें कौन सी कंपनी या कौन सी इंडस्ट्री स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है, तो मैं बता दूं जिनके प्लांट एंड मशीनरी या कह लो जो फिक्स्ड एसेट्स हैं उनकी वैल्यू 5 करोड़ से कम है या 5 करोड़ है। यानी अगर कोई ऐसी कंपनी जिसकी जो प्लांट एंड मशीनरी हो गई, फिक्स्ड एसेट्स से कोई भी चीज़ है 5 करोड़ तक की है या उससे कम की है, तो ऐसी कंपनी को हम बोलते हैं, ऐसी इंडस्ट्रीज को हम बोलते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ये आज की डेफिनेशन है। लेकिन अभी हम जो चैप्टर पढ़े वो इंडियन इकोनॉमी 1950 से 1990 का पढ़ रहे हैं। उन दिनों पर ये डेफिनेशन की जो वैल्यू थी वो थी 5 लाख रुपए, कि अगर किसी इंडस्ट्री की प्लांट एंड मशीनरी या फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू 5 लाख रुपए से कम है या 5 लाख रुपए है, तो उसे हम बोलते थे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ये लिमिट आपको याद रखनी, ठीक है। तो वही लिखा है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज प्रेजेंटली डिफाइंड एज हुज वन इन्वेस्टमेंट डज नॉट एक्सीड 5 करोड़ एट प्रेजेंट। बट बिगिनिंग में जब 1951 था तब ये कितनी लिमिट थी? 5 लाख। तो हमें तो भाई 5 लाख वाली लिमिट याद करनी है। तो जस्ट मैंने एग्जांपल दे दिया 5 करोड़, जो कि भी लॉकडाउन जब हुआ था ना कोरोना वायरस का, तो इस लिमिट को भी इनहांस वो रिड्यूस कर दिया गया था। टेंशन नहीं लेना, वो आपको नहीं करनी, आपको तो सिर्फ 5 लाख से मतलब है, ठीक है। The role of small scale industries achieving the goal of planning was underlined by करवा कमेटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि करवा कमेटी जो है वो कहां से रिकमेंड हुई थी, उससे क्या रिकमेंडेशन निकाली थी, उससे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का पॉइंट निकाला गया था। कौन सी कमेटी? करवा कमेटी। कब बनाई गई थी? 1955 में। और आप जानते हो ना कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान जब खत्म हुआ था, जब सेकंड 5 ईयर प्लान आया था, तब हमने इंडस्ट्रीज पे फोकस किया था। तो आपको ईयर याद करने में दिक्कत नहीं होगी, 55-56 कुछ ऐसे ही साल होंगे, ठीक है। चलिए, फीचर्स को पढ़ाने के लिए ना मैं आपका एक बेस बनाना चाहता हूं। ये पूरा पॉइंट जो आप देख रहे हो ना, ये सारा समझने के लिए आपके दिमाग में एक एग्जांपल फिट करो, समझ जाना दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वो समझ आएगा। अच्छा एक बात बताओ, आज की डेट में आप फोन से यूज करते हो? अभी देखो कोरोना वायरस को बीच में मत लाना, ठीक है। ऐसे समझो कि हमारी इंडिया पे सबसे बड़ा कब्जा जो है ना, कभी किसी टाइम पर नोकिया ने किया था। आपको पता ही होगा, आपको नहीं पता बट मुझे पता है कि जब मैं खुद 3rd 4th 5th क्लास, मतलब लगा लो क्लास 10th तक नोकिया का बड़ा क्रेज था। जब मैं पढ़ता था नोकिया मतलब फोन, मतलब नोकिया ऐसा था। नोकिया 1100 ट्रक के नीचे से निकाल दो कोई दिक्कत नहीं है इतना मजबूत था वो। फिर ट्रेंड आया सैमसंग का, मार्केट में सैमसंग ही सैमसंग 2011 से लेकर समझ लो 2015 तक सैमसंग ने छाया पड़ा था। 15 क्या 16 तक सैमसंग छाया पड़ा था एंड्रॉयड वर्जन में। उसके बाद किसने उछाल मारी? रेडमी ने, रियलमी ने, वन प्लस ने, और आपके मतलब जितने भी एंड्रॉयड फोन्स हैं उन्होंने, रेडमी और रियलमी, ये तो मतलब बहुत ही ज्यादा। Xiaomi के फोन इतने दबा के बिक रहे थे और आज भी बिक रहे हैं। सबसे ज्यादा सेल अगर देखें ना तो उन्हीं की होती है। अब ये कौन सी ब्रांड्स है? ये सारी की सारी चाइनीज ब्रांड है, ठीक है, वहां से बनकर इंडिया में आती है। एक बात बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि जो चाइना वाले हैं वो टेक्नोलॉजी पे फोकस करते हैं या फिर पैकेजिंग पे फोकस करते हैं? सर ये कैसा क्वेश्चन पूछा, पहले बताओ तो। चाइना वाले टेक्नोलॉजी पे फोकस करेंगे या पैकेजिंग पे करेंगे प्रोडक्ट की? सर ऑब्वियस सी बात है टेक्नोलॉजी पे करेंगे ना, क्योंकि उनका मेन टेक्नोलॉजी हब है। बिल्कुल सही कहा। तो वो क्या करते हैं? फोन की टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाने में काम करते हैं। अगर वो अपना काम प्रिंटिंग में, नट बोल्ट बनाने में, इन छोटी छोटी चीजों में करेंगे तो भाई मेन काम तो हमारा रह जाएगा। तो देखो, आप जब भी कोई इंडस्ट्री देखते हो, कोई भी बड़ी इंडस्ट्री, तो यार ना वो अकेले सारा काम नहीं करती है। लेट सपोज मैं आपके सामने एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मेरे सामने इस टाइम ये लुइस बर्जर की क्या है? पेंट की बाल्टी है। अब ये जो लुइस बर्जर की बाल्टी देख रहे हो, इसके अंदर क्या आया होगा? ये भैया 20 लीटर का पूरा पेंट आया हो, जिसकी कीमत थी 5,350 रुपए। कितने रुपए? 5,350 रुपए। अब ये फॉरेन ब्रांड है, ये इंडियन ब्रांड नहीं है। जब ये आई होगी तो इसको किसने बनाया? भैया ये लुइस नाम का बंदा था, उसने बनाई थी, और इसकी कंपनी 1760 में बनी थी। और इसके बारे में बकायदा पूरा लिखा हुआ है यार, लुइस की पूरी कहानी लिखी होती है। यहाँ कभी पढ़ के देखना अगर आपके घर ये वाली बाल्टी हो तो। अब ये जो ब्रांड है, ये बताओ लुइस बर्जर ने इस बाल्टी को बनाया होगा या पेंट बनाया होगा? तुम दिमाग से सोचो एक बार। सर ऑब्वियस ही बात है, उसने पेंट बनाया होगा। बाल्टी बनाने का तो कॉन्ट्रैक्ट उसने किसी दूसरी इंडस्ट्री को दिया होगा। बिल्कुल सही कहा। बाल्टी बनाने के कॉन्ट्रैक्ट किसी और को दिया होगा जो बाल्टी बनाने में माहिर होगी। मुझे एक बात बताओ, बाल्टी जो प्लास्टिक बनाने वाली इंडस्ट्री है वो ज्यादा कैपिटल लेकर बैठी होगी या लुइस बर्जर जो पेंट बना रही है? सर पेंट वाली जो है वो बड़ी इंडस्ट्री होगी, और जो बाल्टियां बना रही है सिर्फ और सिर्फ वो छोटी इंडस्ट्री होगी। यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को असिस्ट करती हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को असिस्ट करती है। और मैं एग्जांपल देता हूं आपके सामने। ये आप देख रहे हो क्विक हिल एंटीवायरस, ये लैपटॉप का एंटीवायरस है, ये कंप्यूटर जैसे बोलते हैं डेस्कटॉप।
अब क्विक हील ने क्या इस डब्बे को बनाया होगा? ये जो आप डब्बा देख पा रहे हो, ठीक है, ये जो डब्बा है, क्या इस डब्बे को क्विक हील ने बनाया है? द आंसर इज नो। क्विक हील सिर्फ एंटीवायरस पे फोकस करता है, टेक्नोलॉजी पे फोकस करता है, डब्बे पे नहीं। डब्बा किसने बनाया होगा? एक किसी छोटी इंडस्ट्री को ये काम दे दिया होगा, जिसे बोलते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ये चीजें उनके लिए रिजर्व कर दी गई। मैं आपको और भी एग्जांपल दे सकता हूं। आप ये देखो, ये मेरे पास सारे मॉडल हैं। Redmi Note 8, ठीक है, इसके बाद Redmi Note 7 Pro, इसके बाद ये Redmi Note 7S और 9 का भी है मेरे पास, और 9 Pro का भी है। फिलहाल तो अभी मुझे यही डब्बे दिखाई दिए। ये जो डब्बे हैं, अब क्या ये Xiaomi ने बनाए होंगे? नहीं सर, फोन Xiaomi ने बनाया है। ये डब्बे का काम तो किसी एक छोटी इंडस्ट्री को दे दिया होगा, और उस इंडस्ट्री को बोलते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। क्या बोलते हैं? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। एक बहुत बड़ी कंपनी, बल्ब बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी, सबसे बड़ी नहीं बोलूं बट अच्छी कंपनी है, ओरिएंट, बड़े बड़े बल्ब्स बनाती है। वो बल्ब्स पे ध्यान देगी या इन डब्बों पे ध्यान देगी? इसकी पैकेजिंग पर ध्यान देगी, कितना अट्रैक्टिव पैकेजिंग, आई कैचिंग है? नहीं दोस्तों, ये सारे काम किसको रिजर्व कर दिए गए? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को। दोस्तों, इतने एग्जांपल देने के बाद आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बन जाना चाहिए कि बड़ी बड़ी कंपनियों को असिस्ट करने के लिए छोटी छोटी कंपनियां बनाई जाती हैं, जिन्हें बोलते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अब इन इंडस्ट्रीज में कोई बड़ी इंडस्ट्री हाथ नहीं लगाए, गवर्नमेंट ने इनको रिजर्व कर दिया कि भैया ये पर्टिकुलर सेगमेंट पर यही लोग काम करेंगे और कोई काम नहीं करेगा। बात समझ आई? ताकि छोटी छोटी कंपनियां क्या हो पाए? बूस्टअप हो पाए। आई बात समझ? दैट इज कॉल्ड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अगर हमें इंडस्ट्रीज को बढ़ाना है तो सिर्फ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को नहीं, बल्कि छोटी छोटी इंडस्ट्रीज पर भी फोकस करना जरूरी है। अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। देखो दोस्तों, हम अपनी पूरी क्लास में, पूरी एंटायर क्लास में विजुअलाइजेशन पर विश्वास करते हैं। जो चीजें आंखों से दिख रही है ना, आप वो जिंदगी में नहीं भूलोगे, ये बात याद रखना। अब ये जितने एग्जांपल दिए अगर आपके दिमाग में बैठ गए ना, तो यार ना जिंदगी में कभी नहीं बोलोगे, कल वो तुम्हें भी भविष्य में पढ़ाना पड़ेगा ना, तो तुम्हें भी दिक्कत नहीं होगी, ये बात गारंटी है। ठीक है, तो हम अकाउंट्स भी ऐसे ही पढ़ाते हैं, आप चाहे तो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे देख सकते हैं। आ जाओ यहाँ पर, फीचर्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। सबसे पहला, बेस्ड ऑन लेबर इंटेंसिव टेक्निक। अब क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का जो लेवल है वो बहुत बड़ा नहीं होता, वो बहुत हैवी मशीनरीज यूज नहीं करता, तो यानी वो कौन सी टेक्निक यूज करेगा? लेबर इंटेंसिव, यानी काम लेबरों से करवाएगा, जिससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ठीक है। नंबर 2, प्रमोट रीजनल बैलेंस ग्रोथ। अब क्या होगा? जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो अब देखो, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए अगर हमने छोटे से सब्सिडीज या कुछ नियम बना दिए तो बड़ी इंडस्ट्रीज तो सर्वाइव कर जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने आप को ग्रो अप कर लेंगे क्योंकि उनके पास पैसा है। बट छोटी छोटी इंडस्ट्रीज के लिए अगर हम अच्छी अच्छी पॉलिसी और ज्यादा पॉलिसीज फ्रेम करेंगे तो इससे वो लोग क्या होंगे? बूस्टअप होंगे। इससे बड़ी कंपनियों को और जो छोटी छोटी कंपनियां हैं वो बराबरी पर आ जाएंगी। इससे क्या होगा? रीजनल बैलेंस बना रहेगा। बात आई समझे? नंबर 3, प्रमोट इक्विटी। अब जब बैलेंस बना रहेगा तो दोनों लोग बराबरी पर होंगे, स्मॉल स्केल भी और लार्ज स्केल भी। नंबर 4, सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिए, भैया एक बात बताओ, क्या वो बंदा खाली पेंट बेच सकता है अगर ये बाल्टी ना हो? नहीं। तो ये बाल्टी क्या है? उसके लिए रॉ मटेरियल है। कौन प्रोवाइड करा रहा है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रोवाइड करवा रही है। ठीक है, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराती है। नंबर 5, इंक्रीज इन जीडीपी। ये छोटे छोटी चीजें है ना बेटा, जीडीपी में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं ये। इसके बाद है रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब ये पर्टिकुलर सेगमेंट सिर्फ और सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही करेंगे और कोई नहीं करेगा। रिजर्व कर दिया, अब वो पनपना स्टार्ट हो गई। ठीक है, वरना लार्ज स्केल वाली एक इंडस्ट्री आ जाती, सारों को बर्बाद कर देती, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। वेरियस कंसेशंस, और जानते हो इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को कई सारी कंसेशंस दी जाती है। जैसे मैं अपने ग्रेजुएशन में जब इनकम टैक्स पढ़ाता हूँ तो बच्चों को बताता हूँ कि इनकम टैक्स में क्या होता है, गवर्नमेंट प्रमोट करती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, तो कहती है भैया तुम्हें टैक्स की फुल छूट है। पहले 5 साल तक नो टैक्स, फिर 6 से लेकर 10 साल तक सिर्फ 50% टैक्स, और 10 साल के बाद आपको प्रॉपर टैक्स देना पड़ेगा। नहीं, पहले 10 साल तो आपको फुली सब्सिडी। तो ऐसे में क्या होगा? इनको बहुत सारी रियायती, बहुत सारी छूट मिलती है। किसको? लार्ज स्केल को, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को। इट शोज फ्लेक्सिबल लोकेशन इक्वालिटी ओरिएंटेड। क्या मतलब है? अब एक बात बताओ, ये जो इंडस्ट्रीज बनाने वाली है, क्या इनका सेटअप बहुत बड़े लेवल पे होगा? नो, छोटे लेवल पे होगा। तो कल को अगर हमें यहां से उधर भी शिफ्ट करनी पड़ेगी तो ये आसानी से शिफ्ट हो जाएंगे। कोई बहुत बड़ा सेटअप नहीं लगेगा इनका, ये बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत बड़ी कॉस्ट नहीं लगेगी, छोटी सी कॉस्ट लगी। तो कल को अगर मान लो गवर्नमेंट ये कहती है कि भैया हमें रूरल एरिया को डेवलप करना है, तो कई जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है वो रूरल एरिया में जाके लग जाओ, जिससे वहां का एम्प्लॉयमेंट लेवल, वहां का जो सराउंडिंग है वो चेंज हो जाए। तो यस, इजिली पहुंच जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं, फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है। फिर है नीड स्मॉल इन्वेस्टमेंट ऑनली, और इसमें आप जानते हो कोई बहुत बड़ी भारी इन्वेस्टमेंट नहीं है। मोबाइल के बैक कवर देखते हो, ये बैक कवर कौन बनाता है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बनाती है। कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं। देखो इन्वेस्टमेंट तो हर चीज में लगती है, बट ये को कम और ज्यादा, तो इसमें कम लगती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपके फीचर्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अब बात को ध्यान से सुनो। बात ये होती है कि देखो भाई, अब ना आप 4 चीजें दिमाग में सेट कर लो, 4 चीजें दिमाग में सेट कर लो। सर कौन कौन सी? देखो, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 कब आया?
30 अप्रैल 1956 को आया। ठीक है, ये 4 चीजें लेकर आए। कितनी चीजें? 4 चीजें सॉरी। नंबर वन थ्री फोल्ड पॉलिसी। अभी के अभी याद कर लो यार, कॉपी बंद करो, अभी कॉपी बंद करो, मेरे साथ बोलो। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 पहली क्या चीज लेकर आया? 3 फोल्ड पॉलिसी। शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी। शेड्यूल ए में 17 कंपनी कवर होती है जिस पर कंट्रोल गवर्नमेंट का होता है। शेड्यूल बी में 12 कंपनी कवर होती है, इसमें गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों होती है। शेड्यूल सी में सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कंपनी होती है। दूसरी क्या चीज आई? दूसरी चीज आई यार, दूसरी चीज क्या थी, दिमाग से उतर गया यार। फर्स्ट पॉइंट वो था, और दूसरी चीज था हम लाइसेंसिंग पॉलिसी। लाइसेंसिंग पॉलिसी, अगर कोई भी पर्सन एक नई कंपनी खोलता है, डाइवर्सिफाई करता है या एक्सपेंशन करता है, तो इन तीनों केस में क्या चाहिए? लाइसेंस चाहिए। किससे? गवर्नमेंट से। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा क्या था? कंसेशनल, जैसे टैक्स में कंसेशन देना, सब्सिडीज देना, ये सारी चीज थर्ड पॉइंट में। और चौथा पॉइंट था स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कब आई थी? सन 1955 में। कौन सी कमेटी? बोलो, करवा कमेटी। 4 पॉइंट याद कर लो, बस दिमाग में बैठ गया। ये 4 पॉइंट ही क्या है? इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। अगर कैलकुलस पे से नोट आ जाए, यही 4 पॉइंट को आपको एक्सप्लेन करना है। कोई बड़ी बात है क्या? आप बताओ। थ्योरी का आप करते रहते हो, सर इसकी थ्योरी याद नहीं होती। अरे कौन कहता है याद नहीं होती यार? और कौन, तुम याद करते हो क्या इसकी थ्योरी? अब भाई स्टोरी समझो, थ्योरी नहीं है, ये स्टोरी है। और वो स्टोरी है जो हर इंसान को पता होना चाहिए, बिकॉज ठीक है। चलो अब बात करते हैं जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन थी उसके क्या पॉजिटिव इंपैक्ट है और क्या नेगेटिव इंपैक्ट है। देखो मैंने आपको पहले भी बोला था, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, पॉजिटिव चट और पट। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव इंपैक्ट क्या है? सबसे पहला इंक्रीज इन प्रोडक्शन आउटपुट। इंक्रीज इन प्रोडक्शन आउटपुट का मतलब है कि भाई देखो, जब हमने इंडस्ट्रीज पे फोकस करना शुरू किया तो इंडस्ट्रीज का आउटपुट तो बढ़ेगा ही ना, बिल्कुल बढ़ेगा। नंबर 2, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। जो इंडस्ट्रीज पहले सिर्फ एक सेगमेंट में काम करती थी, आजकल वो एक नहीं बल्कि मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाती है। तो कल को अगर उसे एक प्रोडक्ट से घाटा भी होता है तो दूसरे प्रोडक्ट में जहां उसकी रिकवरी हो जाती है। बात करते हैं एप्पल की। एप्पल ने अपने कई मल्टीपल प्रोडक्ट निकाले हुए हैं, जैसे एप्पल की वॉचेज आती हैं, एप्पल के आईफोन्स आते हैं, एप्पल के आईपैड्स और आईमैक्स आते हैं, कंप्यूटर भी आते हैं, लैपटॉप्स भी आते हैं। क्या आपको लगता है लैपटॉप्स और कंप्यूटर में ज्यादा सेल होती है इंडिया में? द आंसर इज नो। किसकी सेल ज्यादा होती है? वो उसकी फोन्स की। तो फोन से जो प्रॉफिट हुआ वो लैपटॉप की लॉस से रिकवर हो गया। तो जब आप अपने प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई करोगे तो अगर किसी एक सेगमेंट में लॉस हो गया तो वो कोई दूसरा सेगमेंट उसको क्या कर देगा? रिकवर कर देगा। नंबर 3, सक्सेसफुली लॉन्च्ड ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री। अब एक बात बताओ, कोई पॉलिसी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के लिए खाली स्मॉल स्केल के लिए बनेगी क्या? नहीं, लार्ज के लिए भी बनेगी। लार्ज के लिए थोड़ी बनाओगे तब भी ज्यादा आउटपुट निकले, स्मॉल के लिए थोड़ी ज्यादा बनानी पड़ती तब जाके उतना आउटपुट मिलता है, लेकिन बनेगी दोनों के लिए। नंबर 4, इट रिकॉर्ड अ सस्टेनेबल स्प्रेड अक्रॉस डिफरेंट रीजन ऑफ कंट्री। ये जरूरी नहीं कि एक पर्टिकुलर रीजन को ही प्रमोट करना। जैसे मैंने यूपी का नोएडा लिया, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो क्या सिर्फ नोएडा डेवलप होगा? नहीं, हरियाणा का गुड़गांव भी डेवलप होगा, चंडीगढ़ भी डेवलप होगा। कई सारी जगहों पर गवर्नमेंट चाहती है बैलेंस ग्रोथ हो। जिस जगह पर हमें लगता है गांव इलाका ज्यादा है, उसको ग्रो करना है, वहां इंडस्ट्रियल खोल दो, वहां पर छूट देने शुरू कर दो कि इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो इंडस्ट्री खोले उसे टैक्स में छूट देंगे, उसे रॉ मटेरियल में छूट देंगे, हर तरीके से। बंदे जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं, बंदे भाग भाग के आएंगे, उस जगह इंडस्ट्री खोलेंगे। यही तो हुआ था नोएडा और गुड़गांव के साथ, और अब देखो क्या मल्टीपल सिटी बन गई वो। इकोनॉमिक ग्रोथ गॉट अ बिग पुश। इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के बाद हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत बड़ा झटका, बहुत बड़ा धक्का मिला, आई बात समझ, और इकोनॉमी ग्रो अप हो गई। क्लियर है? बात करते हैं नेगेटिव इंपैक्ट की। क्या क्या नेगेटिव इंपैक्ट थे आईपीआर के, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 के? सबसे पहला, मोनोपोली पावर ऑफ पब्लिक सेक्टर विद इनसफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। कहीं ना कहीं इसने सिंगल सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट कर दिया। देखो जब पब्लिक सेक्टर बीच में घुसेगी तो वो क्या बोलेगी? हर जगह सिर्फ मैं हूं, हर जगह सिर्फ मैं हूं, हर जगह सिर्फ मैं हूं। इसका मतलब क्या है? देखो शेड्यूल ए उसमें गवर्नमेंट घुस गई 17 इंडस्ट्री में, शेड्यूल बी उसमें प्राइवेट गवर्नमेंट, फिर भी गवर्नमेंट घुस गई, सिर्फ शेड्यूल सी तो बचा था प्राइवेट के लिए, वरना दोनों में तो कौन घुस गई? कौन घुस गई? गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट घुसेगी तो वो कहेगी सबका मालिक हम, सबका मालिक हम, वो यही तो करती है और क्या करती है। ये थोड़ा कहीं ना कहीं नेगेटिव इंपैक्ट। गवर्नमेंट के रोल को थोड़ा सा कम रखना चाहिए था, बट उतना नहीं जितना इन्होंने शेड्यूल ए और शेड्यूल बी को कवर कर लिया। फिर है रिड्यूस द इंटरनेशनल ट्रेड ड्यू टू प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। हमारा पूरा फोकस स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, हमारा पूरा फोकस अपनी कंट्री की इंडस्ट्रीज पर लग गया, तो हमने फॉरेन की तरफ तो ध्यान ही नहीं दिया। हमने फॉरेन की तरफ ध्यान नहीं दिया, हमने कहीं ये बात नहीं की कि हम इतना माल, इतना सरप्लस ट्रेड करेंगे कि हम बाहर भी उस चीज का एक्सपोर्ट कर पाए। क्या मैंने अभी तक कहीं बोला ये? आपने सुना ये? नहीं ना। इसका मतलब कहीं ना कहीं नेग्लिजेंसी हुई है फॉरेन ट्रेड के साथ। अगर फॉरेन ट्रेड के साथ नेग्लिजेंसी हुई है तो एक्सपोर्ट कम होगा, इंपोर्ट ज्यादा होगा,
इंपोर्ट ज़्यादा होगा तो जो माल हम खरीदे उसके अगेंस्ट हमें फॉरेन रिजर्व्स देने पड़ेंगे, तो हमारा रिजर्व क्या होगा फॉरेन एक्सचेंज का, वो कम होता चला जाएगा। आई बात समझ? देखो, मोर डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्ट। अब भाई एक्सपोर्ट नहीं करो तो इंपोर्ट ही तो करोगे, बाहर से हैवी मशीन टेक्नोलॉजी वगैरह हायर करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से ड्रेन बहेगा क्या, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ द नेशन। जो नेशन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो क्या हो जाएगा, बहेगा। ये कुछ हमारे नेगेटिव इंपैक्ट थे इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन के। क्लियर है? कोई डाउट? दोस्तों ये चीज़ें ना दिमाग में सेट करनी, सेट। इसके बाद सेट कर लेने के बाद इन पे ब्रश मारने मैं आऊँगा। कब आऊँगा जानते हो? जब ये सीरीज कंप्लीट हो रहेगी। उसके बाद आप सभी लोगों के लिए ना सैम्पल पेपर, नोट्स, स्पोर्ट्स, जितनी भी चीज़ें हैं ना भैया, कोई चीज़ मत खरीदना, मैं हूँ आपके साथ, सारी चीज़ें आपको अवेलेबल कराऊंगा, क्योंकि इस बार हमारा टारगेट है 90+ लाना। ये जो लॉकडाउन की वजह से बड़ा लॉस हुआ है ना हमें, इस लॉस की भरपाई आपकी पढ़ाई के नंबरों से करके दिखाऊंगा मैं, ठीक है? और आपको साथ देना है मेरे, ठीक है? इसको जल्दी से नोट करो, फिर लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, इस क्लास को जल्दी से खत्म करते हैं। भाई आज भाई का बर्थडे है, तो मैं जल्दी से तुम लोगों को पढ़ा के फिर मैं भी निकलूँ अपने काम धंधे पे। काम धंधा मतलब थोड़ा यार दोस्ती यारी में भी घूमना पड़ता है ना, तो जल्दी से आपकी क्लास लूँ, उसके बाद ही निकलूंगा मैं। क्लास नहीं छोड़ने वाला आज की, मैं क्लास अपनी शेड्यूल पर आएगी, पढ़ा के ही जाऊँगा। पढ़ाई अपनी तरफ, दुनियादारी एक तरफ। चलो इसे जल्दी से नोट करो, फिर आपके साथ स्टार्ट करता हूँ अगला टॉपिक। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने पास कि किस तरीके से हमने इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के लिए फॉरेन ट्रेड पर भी फोकस किया। देखो ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ हम इंडस्ट्रीज पर ध्यान दें, वो भी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज पर। भाई हमें फॉरेन मार्केट को भी कैप्चर करके चलना है, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट की ट्रांजेक्शन्स को भी करनी है। तो अब जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो सारा का सारा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के ऊपर होगा। आप जानते हो जब एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की बात होती है, पहले मैं आपको ये दो टर्म समझाता हूँ। एक्सपोर्ट का मतलब है जब हम अपनी कंट्री का माल बाहर की कंट्री में भेजते हैं तो उसे बोलते हैं एक्सपोर्ट। इंपोर्ट कौन होता है? जब बाहर की कंट्री का माल हम लोग मंगाते हैं, जैसे होली हो गया, दिवाली हो गया। होली पे पटाखे कहाँ से, होली पे कलर्स कहाँ से आते हैं? बाहर चाइना से बनकर आते हैं, जो चटकीले कलर वगैरह होते हैं ना। और जो लड़ियाँ वगैरह होती है दिवाली पे, या जो बम पटाखे बड़े बड़े होते हैं, वो भी चाइना से ही बनकर आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, हम चीज़ों का इंपोर्ट करते हैं। तो अब ये जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है तो ये कौन करता है? कुछ हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी करती है, वरना ज़्यादातर ये लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज ही काम करती है। तो आखिर हमें इंडस्ट्रियल सेक्टर में सिर्फ डोमेस्टिक पर ही थोड़ी ध्यान देना, भाई हम इंटरनेशनल पे भी तो फोकस करेंगे ना। तो चलिए अब इस टॉपिक में हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से हमारा इंटरनेशनल ट्रेड या फिर फॉरेन ट्रेड बूस्टअप हुआ, ठीक है? तो कॉन्सेप्ट हमारा फॉरेन या फिर कह लो इंटरनेशनल ट्रेड। इट रेफर टू द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस डिफरेंट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना अलग अलग कंट्रियों के साथ। ये बताओ हमारे यहाँ पर वर्ल्ड में कितनी कंट्रीज है? 195 कंट्रीज है। हमारी इंडिया को छोड़ के हम कहीं भी किसी के साथ भी व्यापार करते हैं तो वो याद रखना इंटरनेशनल ट्रेड कहलाता है, क्योंकि हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट का क्या करते हैं? ट्रांजेक्शन करते हैं, ठीक है? अब क्या था, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहला, एट द ईवी ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी आज़ादी के समय हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या था। दोस्तों इस पॉइंट को पढ़ाने से पहले याद करो चैप्टर नंबर 1, उसमें बताया था कि आज़ादी मतलब आज़ाद तो हम 1947 में होता है, लेकिन कॉलोनियल पीरियड से पहले यानी 200 साल पहले आज़ादी के हमारे इंडिया का एक्सपोर्ट नंबर 1 पर था। हम मोनोपोली पावर क्रिएट करते थे, किसमें? हैंडीक्राफ्ट में, कॉटन, टेक्सटाइल, सिल्क वगैरह में। और जो जेम्स होते हैं, ज्वेलरीज वगैरह होती हैं, जेम्स मतलब जो पत्थर होता है ना, प्रीशियस मेटल्स वगैरह हो गए, सैंडलवुड हो गया, रोजवुड हो गया, इन सब चीज़ों में हमारी वर्ल्ड वाइड मोनोपोली थी और हम मार्केट में सबसे पहले थे जो चीज़ों का एक्सपोर्ट करते थे। बट जब वो लोग आए तो उन्होंने वो एक्सपोर्ट ब्रिटेन में करना शुरू कर दिया, हमसे रॉ मटेरियल सस्ते रेट पर खरीद के फिनिश गुड्स बना के हम ही को महंगे रेट पर बेचा। मतलब हमारा एक्सपोर्ट उन्होंने पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया था। बट अभी जो हम बात करें वो इंडिपेंडेंस के टाइम की बात करें, ठीक है? तो एट द ईवी ऑफ इंडिपेंडेंस वॉल्यूम ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड वॉज मॉडरेट। देखो एक होता है बिगिनर, मॉडरेट और एडवांस। मॉडरेट मतलब ना ज़्यादा अच्छा ना ज़्यादा खराब, ठीक है? तो उन दिनों पर जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारा जो फॉरेन ट्रेड है वो मॉडरेट था, मतलब ठीक ठीक था, कोई ज़्यादा अच्छा नहीं कोई ज़्यादा खराब नहीं। बिकॉज ऑफ इम्पोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल। आपको याद है ये लाइन आपके दिमाग में और जहन में उतर जानी चाहिए कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उससे पहले तक हमारी कंट्री को एज अ रॉ मटेरियल का हब यूज़ किया जाता था, जिसमें हम रॉ मटेरियल का क्या करते थे? एक्सपोर्ट करते क्या थे? ज़बरदस्ती करवाया जाता था। और उनके बनाए हुए फिनिश गुड्स को हम क्या करते थे? इम्पोर्ट करते थे। आई बात समझे? यानी इंडिया इज एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। कुछ ऐसी छवि हमारी बना दी थी ब्रिटेन के लोगों ने, ठीक है? नंबर 2, 1990s। अच्छा 1990 पता है क्यों आ रहा है? अगले चैप्टर में पढ़ेंगे जब मैं आपको एलपीजी का कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा। मैंने आपको बताया ना इकोनॉमी हमारे 3 फेज में डिवाइड है, बिफोर कॉलोनियल, फिर 1950 से लेकर 1990 तक, फिर 1991 से लेकर आज तक की इकोनॉमी, यानी 3 फेज है। तो लिखा हुआ है 1990 को द ईयर ऑफ डिवाइड बोला जाता है।
क्यों बोला जाता है टिल द एंड ऑफ 7th प्लान, क्योंकि उन दोनों हमारा 7th प्लान जो है टिल एंड पर होने के लिए था। इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड वॉज रादर देन डिसमिल, हेंस आफ्टर 1990 वी ऑप्ट। क्या मतलब है इस लाइन का, ध्यान से सुनना। इस लाइन को समझने के लिए हमें अगला चैप्टर पढ़ना बहुत जरूरी है, बट अभी मैं आपको एक सरफेस नॉलेज दूंगा, इन डेप्थ नॉलेज के लिए तो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सुनो, बात यह है कि जब हम इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे थे 1990 तक, तो हमारे इंटरनेशनल ट्रेड ना बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा था। मतलब आज़ादी यानी 1950 से लेकर 1990 तक कोई खासा इंटरनेशनल ट्रेड हमारे यहाँ पर नहीं हुआ। बट जब एलपीजी की पॉलिसी डॉक्टर मनमोहन सिंह जब फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस की, उस दिन के बाद से लेकर आज का दिन है, हमारा एक्सपोर्ट पूछो ही मत किस लेवल पे पहुंच चुका है। यानी वो इस लाइन में ये बोलना चाह रहा है, इस ईयर को द ईयर ऑफ डिवाइड बोला जाता है, क्योंकि 1990 से पहले जो एक्सपोर्ट का लेवल था वो ये था, और 1990 के बाद जो एक्सपोर्ट का लेवल था वो ये हो गया था। क्यों हो गया था, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 3 और 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। चैप्टर का आखिरी सांस बचा है, ध्यान से पढ़ लो, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, पूरा पढ़कर जाएंगे, ठीक है। इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी। क्या होता है इनवर्ड? इनवर्ड देखो, इन मतलब होता है आना, और आउट मतलब होता है जाना। मैं इंडिया, बाकी सारे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से माल आ रहा है, इन मेरे लिए इंपोर्ट है एक्सपोर्ट है, बताओ इंपोर्ट है एक्सपोर्ट है? इंपोर्ट है, यानी माल मैंने मंगाया, इंपोर्ट है, ठीक है। अब ये बताओ, अगर हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे, इसका मतलब हम दूसरी कंट्री पर क्या है, टोटली डिपेंडेंट है। जब डिपेंडेंट है तो हमें उसके बदले क्या देनी पड़ती है, फॉरेन करेंसी, बिकॉज जो हमारे वो है ना नोट गुलाबी, वो सिर्फ इंडिया में चलते हैं, बाहर कहीं भी नहीं चलते हैं। तो ऐसे में जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो क्या होने लगता है, रिड्यूस होने लगता है, जो एक कंट्री के लिए बहुत ही एडवर्स इंपैक्ट डालेगा। क्योंकि इस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए मुझे IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से शॉर्ट टर्म का लोन लेना पड़ेगा, और जरूरत पड़ी तो वर्ल्ड बैंक से लॉन्ग टर्म लोन भी लेना पड़ जाएगा, जिस पर हैवी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और इससे हमारी इकोनॉमी और भी ज़्यादा गर्त में चली जाएगी। तो कहने का मतलब हमें कहीं ना कहीं इंपोर्ट पर थोड़ा सा बैन लगाने की जरूरत पड़ी, ताकि हम इंपोर्ट कम से कम करें। अब बताओ, जो चीज़ हम इंपोर्ट कर रहे हैं अगर उस पर बैन लगा देंगे तो सेम प्रोडक्ट हम क्या करेंगे, इंडिया में खुद बनाएंगे, जिससे कि हमें इंपोर्ट पर डिपेंड ना रहना पड़े। एंड दिस ऑल सिस्टम इज कॉल्ड इनवर्ड आना, इनवर्ड लुकिंग सिस्टम। तो वही लिखा हुआ है, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी। इनवर्ड मतलब इंपोर्ट के साथ क्या क्या स्ट्रेटेजी बनाई गई वो सुनो। इट रेफर टू द पॉलिसी ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। अंडरलाइन कर लो, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मतलब हम चाहते थे हम इंपोर्ट ना करें, उसकी जगह कुछ और करें, मतलब अपने घरेलू मतलब डोमेस्टिक ट्रेड करें हम, उसकी जगह कोई चीज़ बाहर से मिले तो क्यों ना वही चीज़ हम खुद बनाएं, ताकि उसका एक सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, तो ज़रूरी नहीं फिर हमें इंपोर्ट करने की। आई बात समझ में? तो हम क्या चाहते हैं, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करना एंड प्रोडक्शन टू द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, और हम वही चीज़ प्रोड्यूस करना चाहते हैं अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज में थ्रू इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन। अगर हम इंपोर्ट पर रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे तो जो हमारे यहाँ के प्रोड्यूसर हैं वो वही माल इंडिया में बनाएंगे और इंडिया में बेचेंगे, जिससे इंडिया का जो ट्रेड है वो आसानी से बिकेगा, मतलब इंप्रूव हो जाएगा और इंपोर्ट हमारा बच जाएगा, इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा है आउटवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजी। ये आउटवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी मतलब आउट मतलब जाना मतलब एक्सपोर्ट। ये बताओ, एक्सपोर्ट करना अच्छा होता है, इंपोर्ट करना अच्छा होता है? सर एक्सपोर्ट करना, क्योंकि एक्सपोर्ट समझो सिगरेट का सुट्टा है कि जैसे लगाते हो बड़ा मजा आता है, याद करने के लिए वैसे मत लगाने लग जाना। तो ये क्या है, एक्सपोर्ट करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है, सुनो। देखो, पहली बात तो जब हम कोई चीज़ बनाते हैं तो वो जब हमारी टेरिटरी में बनता है तो वैल्यू एडिशन हमारे यहाँ पर हुआ, 10 की चीज़ 100 में हमारे यहाँ पर हुई, प्रोडक्शन हमारे यहाँ पर हुआ, इंडस्ट्रीज हमारी बूस्टअप हुई, एम्प्लॉयमेंट हमारा बढ़ा, नेशनल इनकम हमारी बढ़ी, माल बिकेगा, फॉरेन एक्सचेंज हमारा बढ़ेगा, बाहर इंडिया में ना, बाहर फॉरेन कंट्री में नाम होगा मेड इन इंडिया, बड़ा मजा आएगा। आई बात सुने? तो कई सारे फायदे मिलते हैं जब हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो गवर्नमेंट चाहती थी इंपोर्ट कम से कम करें और एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो एक्सपोर्ट के लिए हमें कौन सी स्ट्रेटेजी अपने, आउट, ठीक है, ट्रेड स्ट्रेटेजी। इसमें हमने क्या बोला, इट रेफर टू द पॉलिसी ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन। अंडरलाइन कर लो, एक्सपोर्ट प्रमोशन। हम एक्सपोर्टर को प्रमोट करना चाहते, जानते हो आज की डेट में गवर्नमेंट ना एक्सपोर्टर को प्रणाम करती है। क्यों करती है? कि भैया तुम एक्सपोर्टर हो और तुम्हारी वजह से हमारी इकोनॉमी चल रही है। क्यों चल रही है? क्योंकि तुम लोग प्रोडक्शन कर रहे हो, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बना रहे हो और हमारा प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड बिक रहा है, जिसकी वजह से फॉरेन करेंसी आ रही है और जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो बढ़ रहा है। कौन बोलता है? हाथ जोड़ के गवर्नमेंट बोलती है, और उन लोगों को इंसेंटिव देती है। इंसेंटिव मतलब चाहे वो मोनेटरी वे में हो चाहे वो नॉन मोनेटरी, कैश में हो या नॉन कैश हो, बट वो उन्हें कुछ बेनिफिट्स देती है ताकि एक्सपोर्टर बड़ा प्रमोट रहे, एनर्जेटिक रहे कि भाई उसे ये काम करना ही करना है। आई बात समझे? ठीक है सर।
तो इसे बोलते हैं आउटवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी, जिसमें क्या था, इट रेफर टू द पॉलिसी ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन थ्रू कॉम्पिटिटिव प्रोडक्शन एनवायरनमेंट इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी, कि इस तरीके से काम करना कि हम वर्ल्ड क्लास के प्रोडक्ट्स को कंपटीशन दे पाए। मैं आपको इसका एक बेस्ट एग्जांपल दूं? यस सर, बिल्कुल दो। हमारे यहाँ पर ना जो इंग्लिश बोली जाती है वो वर्ल्ड में सेकंड नंबर पर आती है आफ्टर फॉरेनर्स। फॉरेनर्स जितनी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं उसके बाद अगर किसी का नंबर आता है तो वो हमारे इंडिया का आता है। अब क्या होता है, हम बाहर कंसल्टेंसी की सर्विसेज देते हैं उनकी कंट्री में, मतलब हम बैठे तो यहीं पर होता है, ऑनलाइन हम सारी सर्विसेज देते हैं बाकायदा इंग्लिश में बोलकर। आप बात सुनो, ये हम अपनी सर्विसेज का क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हम बखान कर रहे हैं अपनी चीज़ का कि देखो हमारे पास वो चीज़ अवेलेबल है जो तुम्हारे खुद के पास अवेलेबल नहीं है। इससे क्या होगा, हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ेगा, वहां से डॉलर्स में पेमेंट या जो भी डॉलर यूरो पाउंड जो भी है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारा बढ़ेगा, और यही तो गवर्नमेंट चाहती है। आई बात समझे? अब मेरी बात को ध्यान से दिमाग में बैठा लो। क्या कर लो, दिमाग में बैठा लो। ये वाला जो पॉइंट है ना, किस पर फोकस कर रहा है, इंपोर्ट रोको, और ये वाला पॉइंट किस पे फोकस कर रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ाओ। इंपोर्ट रोको, एक्सपोर्ट बढ़ाओ, इंपोर्ट रोको, एक्सपोर्ट बढ़ाओ। अब एक बात बताओ, अगर मैं आप लोगों से बोलूं एप्पल के आईफोन अभी आपकी जेब में पैसा डाल दिया जाए, मैं आपके सबके अकाउंट में ना 1-1 लाख रुपए डाल रहा हूं, अकाउंट नंबर दे देना अपना, दे मत देना मान लो कि मैं दे देता हूं, ठीक है, तो आपके मन में क्या आएगा, चलो भाई आईफोन खरीद लेते हैं। अब आईफोन कहां से आता है, यूएस से आता है, तो यानी एक तरह का इंपोर्ट ही तो है। हाँ सर बिल्कुल इंपोर्ट है। ये बताओ तुम लोग को जेब में अभी पैसा गर्म कर दिया जाए, जेब गर्म कर दी जाए, तो तुम लोग मानोगे क्या, नहीं मानोगे। तो गवर्नमेंट का हमें पता है बेटा, ये लाइनों से लिख देने से कुछ नहीं होता, तुम्हारे ऊपर जब पेनल्टी नहीं लगे ना तब तक तुम नहीं मानोगे। तो गवर्नमेंट ने इंपोर्ट पर रेस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए 2 चीजें की है, टैरिफ और कोटा। ध्यान से सुनो, टैरिफ और कोटा। ये इससे क्या होगा, इंपोर्ट रुक जाएगा। कैसे रुकेगा, सुनो टैरिफ का मतलब होता है जब हम किसी प्राइस पर कोई टैक्स लगा दे। लेट सपोज मैंने अगर आईफोन मंगाया, और रियलिटी है, बिल्कुल रियल एग्जांपल है, बाहर मार्केट के अंदर आईफोन बिकता है 38,000 का, 38,000 का। जब वो इंडिया में आता है तो गवर्नमेंट कहती है अच्छा बेटा किस अमीर ज्यादा ने आईफोन मंगाया, एक काम करो इस पर काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाओ, इस पर बेसिक कस्टम ड्यूटी लगाओ, यानी इतनी ड्यूटी लगा के वही 38,000 का फोन इंडिया में बिकता है 65,000 का। कितने का, 65,000 का। जस्ट डबल का टैक्स लग जाता है एक तरह से। जब वो टैक्स लगता है इसके बाद गवर्नमेंट कहती है अब खरीदो धड़ल्ले से। अब तुम खरीदोगे तो तुम्हें एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा, तो जितना हमारा फॉरेन एक्सचेंज का नुकसान हो रहा है उतना हम तुमसे वसूल कर लेंगे। तो अल्टीमेटली देखो, मैं ये नहीं कहता 100 के 100 लोग मना कर देंगे आईफोन लेने से, 100 में से 70 लोग मना कर देंगे, 30 लोग अभी भी लेंगे, लेकिन 70 लोग मना कर देंगे। क्यों, क्योंकि वो चीज़ महंगी हुई है। तो ये कहलाता है जब हम टैक्स लगाते हैं वो भी किसी प्राइस के ऊपर। किसके ऊपर, प्राइस के ऊपर। मैं ये कह रहा हूँ कितनी भी क्वांटिटी मंगा लो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बस प्राइस पर इतना अमाउंट आपको टैक्स का देना है। दिस इज कॉल्ड टैरिफ पॉलिसी। जब हमने टैक्स हैवी इंपोर्ट ड्यूटी टैक्स कर दी ना, तो क्या हुआ, लोग थोड़े से डिस्करेज हुए इंपोर्ट करने से, एंड दिस सिस्टम इज कॉल्ड टैरिफ पॉलिसी। क्या बोलो, टैरिफ। टैरिफ किस पर लगता है, प्राइस पर लगता है, ठीक है, इसीलिए इसे प्राइस रेस्ट्रिक्शन बोलते हैं। आई बात समझ? तो ऐसे में जब कोई चीज महंगी आएगी इंपोर्ट, तो हम इंपोर्ट कम करेंगे या बंद कर देंगे। नंबर 2, कोटा सिस्टम। कोटा सिस्टम में गवर्नमेंट ने कहा हम टैक्स नहीं लगाएंगे, हम क्वांटिटी का रेस्ट्रिक्शन कर देंगे कि एक पर्सन, एक प्रोड्यूसर बाहर से अगर माल मंगाता है तो वो एक सर्टेन अमाउंट तक मंगा सकता है, अमाउंट नहीं सर्टेन क्वांटिटी तक मंगा सकता है। जैसे मान लो मैं आईफोन का सबसे बड़ा डीलर हूँ जिसका नाम है आईजेनिका, ठीक है, तो आईजेनिका जैसे आप जानते हो इंडिया में बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है किस चीज़ का, आईफोन का, वो बाहर से माल मंगाता है और फिर बेचता है। इसी तरह से आपने वे प्रोटीन का नाम सुना होगा, वे प्रोटीन भी बाहर यूएस से आता है और इंडिया के बॉडी बिल्डर्स को बेचा जाता है, जिसके लिए न्यूट्रा वे सबसे बड़ी कंपनी है जो इसका क्या करती है, डीलरशिप लेती है, वो बाहर से माल इंपोर्ट करती है फिर इंडिया में आके बेचती है, न्यूट्रा वे कंपनी। अब जो मैं आईजेनिका और न्यूट्रा वे का एग्जांपल ले रहा हूँ, जानते हो कल को गवर्नमेंट को इंपोर्ट कम करना हुआ तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, एक तो तरीका है प्राइस के रेट बढ़ा दो, समझ रहे हो, जिसे बोलता है टैरिफ रेस्ट्रिक्शन। एक होता है क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन, आपको रेस्ट्रिक्शन कर देगी 1 लाख में आप एक साल में आप सिर्फ 10,000 यूनिट मंगा सकते हो। कितनी, सिर्फ 10,000, यानी आपने क्वांटिटी पे रेस्ट्रिक्शन लगा दी। एंड दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड कोटा सिस्टम। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड कोटा सिस्टम। पूरे साल भर में या अगले 5 साल तक सिर्फ आप 10,000 यूनिट मंगा सकते हो। लेट सपोज 12,000 15,000 जो भी यूनिट हो, यानी आपने क्वांटिटी पर रेस्ट्रिक्शन लगाई, दैट इज कॉल्ड कोटा सिस्टम। कहीं ना कहीं इंपोर्ट डिस्करेज हुआ, इंपोर्ट डिस्करेज हुआ, यस सर हुआ। तो ये बताओ इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी में हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए 2 चीजें कौन सी की, बोलो बोलो मुंह से बोलो वहीं पर बैठ के। पहली चीज टैरिफ कोटा, टैरिफ, और दूसरा कोटा। देखो लिखा हुआ है टैरिफ। टैरिफ में क्या गया, हैवी ड्यूटी चार्ज ऑन इंपोर्ट, प्राइस पर लगाया जाता है। कोटा में मैक्सिमम लिमिट असाइन कर देगी, जो भी आप इंपोर्ट करना चाहते हो उसके बियॉन्ड आप इंपोर्ट कर ही नहीं सकते। इसे बोलते हैं
प्राइस रेस्ट्रिक्शन टैरिफ को और कोटा को बोलते हैं क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन। जानते हो ज्यादा खतरनाक कौन सा होता है? कोटा सिस्टम। देखो भाई, एक इंसान को जरूरत है वो ज्यादा प्राइस पे कर देगा, लेकिन क्वांटिटी पर रेस्ट्रिक्शन लाना बड़ा खतरनाक होता है, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऐसे कोटा को हटाना चाहता है। उसने इसीलिए कई सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं। तो अब हमारा इंडिया ना क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन ज्यादा लगा नहीं पाता, लेकिन हाँ जितनी जरूरत है उतनी लगा भी देता है, वरना आईफोन अभी तक बंद हो जाता है इंडिया में, क्योंकि अगर भारत सरकार के पास ये चीज होती है। बट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये बोलता है इससे तुम व्यापार रोक रहे हो, इंटरनेशनल ट्रेड रोक रहे हो, तो इसलिए इस कोटा से आप टैरिफ में कन्वर्ट करो। आपको लगाना ही ना रेस्ट्रिक्शन, तो आप टैरिफ लगाओ, कोटा सिस्टम मत लगाओ। तो जब हम कोटा सिस्टम से टैरिफ सिस्टम में आते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं टैरिफिकेशन। क्या बोलते हैं? टैरिफिकेशन। यानी आप क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन से अपने आप को कहां लेकर आ जाओ? प्राइस यानी टैरिफ रेस्ट्रिक्शन में। इस कन्वर्जन को बोलते हैं टैरिफिकेशन। बस इतना समझ लो। तो ये समझ आए? चलो ठीक है सर। इसके बाद क्या है कि एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? कई टाइप के इंसेंटिव देती है। सेविंग ऑफ प्रीशियस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, गवर्नमेंट इंसेंटिव देकर कहती है भैया खूब दबा के एक्सपोर्ट करो, तुम एक्सपोर्टर हो, दबा के एक्सपोर्ट करो, क्योंकि इससे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आएगा। और अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस, अपने आप में आत्मनिर्भरता बढ़ती है कि देखो मैंने ये माल बनाया और मेरा माल फॉरेन में क्या होता है? बिकता है। बहुत अच्छा लगता है इंडिया को। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि इनवर्ड स्ट्रेटजी के क्या गुड इंपैक्ट थे और क्या बैड इंपैक्ट थे। इनवर्ड मतलब इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, कि अगर हम इंपोर्ट पर रोक लगा दें तो क्या मतलब वही टैरिफ नॉन टैरिफ और कोटा सिस्टम से अगर हम इंपोर्ट पर रोक लगा देते हैं तो क्या फायदे और क्या नुकसान? क्योंकि तो हर चीज से गुड और बैड इंपैक्ट होते हैं। गुड इंपैक्ट, हाई रेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। पहली बात, जब आपने रोक लगा दिया तो लोग माल अब बाहर से तो खरीद नहीं पाएंगे, लेकिन उन्हें खरीदना जरूरी है, तो वो इंडियन ब्रांड्स को चूज करेंगे, जिससे हमारी अपनी खुद की इंडस्ट्रीज क्या होंगी? ग्रो अप होंगी। क्लियर? नंबर 2, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। जो चीज पहले इंडिया में नहीं बनती थी, अब उन्हें पता चल गया, इंपोर्ट पर बैन लगा दिया, तो अब इंडियंस लोग इंडिया में डिमांड करेंगे, तो उसके लिए क्या करो? चीजें बनाना शुरू करो। तो जो हमारी इंडस्ट्री का जो रिफॉर्म है, जो स्ट्रक्चर है, वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म मतलब चेंज हो गया। नंबर 3, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। पहले जिन सेक्टर्स पे इंडियंस लोग ध्यान नहीं देते थे, इंडियन इंडस्ट्रीज ध्यान नहीं देती थी, अब उन सेक्टर्स पर भी इंडियन इंडस्ट्रीज ध्यान देने लगी कि लोग फॉरेन में ऐसा क्या चीज देखते हैं जो हमारे पास नहीं, चलो हम भी उनको यही चीज दें। अब बात समझ रहे हो? तो इससे क्या हुआ? इंडस्ट्रीज ग्रो अप होनी शुरू हुई। नंबर 4, वाइड अपॉर्चुनिटी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। अब इंडस्ट्रीज के पास एक ही काम नहीं बल्कि मल्टीपल काम आ गए, क्योंकि उन्हें पता है कि इंडियंस को ये चीजें चाहिए बाहर से, चलो यही चीज हम बना के दे दे। जैसे बात करते हैं प्रोटीन, प्रोटीन के लिए जो बॉडी बिल्डर होते हैं वो क्या यूज करते हैं? वे प्रोटीन यूज करते हैं। तो इंडियन ने कहा यार तुम वे प्रोटीन क्यों ले रहे हो? इंडियन ब्रांड लो, प्रोटीन एक्स लो। प्रोटीन एक्स आपने सुना है ना, वो इंडियन ब्रांड है। प्रोटीन की जरूरत है तुम वो लो। ठीक है, तो कई सारे इंडियन ब्रांड्स हैं जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करते हैं और इसका फायदा हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज को दबा के पड़ा है। तो ये हमारे गुड इंपैक्ट ऑफ इनवर्ड स्ट्रेटजी बोले तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। बैड इंपैक्ट क्या पड़े वो सुनो। ग्रोथ ऑफ इनसफिशिएंट इंडस्ट्रीज। बहुत सी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिनको हैवी मशीनरी, हैवी कैपिटल इक्विपमेंट्स की जरूरत होती है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है, मॉडर्न मशीनरीज की जरूरत होती है, जो अब हम बाहर से नहीं मंगा पा रहे जस्ट बिकॉज ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इंडिया में बन नहीं पाता, इंडिया के पास वो टेक्नोलॉजी है, बाहर से हायर करने नहीं दोगे तो बताओ उस वो मशीन होती तो खूब सारा प्रोड्यूस बन पाता, बट अब नहीं बना पा रहे। समझ रहे हो ना? तो बड़ी दिक्कत होगी। जैसे अल्ट्रासाउंड मशीन है, ये हम क्या करते हैं? बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो अगर मान लो इंपोर्ट पर बैन लगा दो तो अल्ट्रासाउंड हम या तो खुद बना ले, और नहीं बना पाते तो बताओ क्या होगा? नहीं कर पाएंगे वो काम। तो अब हम खुद बनाने लगे। जैसे डीएमआरसी की मेट्रो की बात करते हैं, ये मेट्रो पहले हम बाहर से इंपोर्ट करते थे, अब ये गुजरात में प्लांट बनता है, अब हम इंडिया में खुद ही इस चीज को मैन्युफैक्चर करते हैं। इंपोर्ट रुक गया और हमारे पास वो टेक्नोलॉजी आ गई। बट क्या जरूरी कि हमारे पास हमेशा वो टेक्नोलॉजी हो? नहीं, कभी कभी हमें दूसरी टेक्नोलॉजी पर डिपेंड रहना पड़ता है। उस टाइम पर ये चीजें हमारे लिए बेकार हो जाती हैं। ठीक है, दूसरा लैक ऑफ कॉम्पिटिशन। अब एक बात हो, आप बाहर की इंडस्ट्री को इंडिया में नहीं आने दोगे, इंडियन इंडस्ट्री फिर मोनोपोली पावर क्रिएट कर लेंगे, कहेंगे बाहर की इंडस्ट्री आएगी नहीं तो चलो हम इसकी प्राइस बढ़ा के बेचे। समझो? तो कंपटीशन पर रोक लगेगी। कहते हैं ना जब लोग ज्यादा होते हैं तब मजा आता है, तब कंपटीशन होता है, प्राइस कम होता है, क्वालिटी हाई होती है। कहते हैं ना मोनोपोली इज नॉट बैड बट मिसयूज ऑफ मोनोपोली इज बैड। इनडिस्क्रिमिनेट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज कुछ इंडस्ट्रीज पर अलग टाइप की रेस्ट्रिक्शन लगा रही थी, कुछ पर लीनियंसी दे रही थी, वो बिल्कुल गलत है। अनसेटिस्फाइड ग्रोथ, कहीं कहीं ग्रोथ दिख रही थी, कहीं कहीं नहीं भी दिख रही थी, इक्वली ग्रोथ नहीं नजर आ रही थी। दिस इज द बैड इंपैक्ट ऑफ इनवर्ड स्ट्रेटजीज। बोलो क्लियर है? सो गाइस यहां पर ये चैप्टर हो जाता है हमारा पूरी तरह से फिनिश।
कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो मैंने छोड़ा हो, सारे के सारे पॉइंट मैंने कवर अप करते हुए चले। सो गाइस यहाँ पर हमारी क्लास खत्म होती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने जिस तरह से इकोनॉमिक्स की क्लास ली, ठीक इसी तरह से हम बिजनेस स्टडीज हो गया या हमारी अकाउंटेंसी हो गई, कंप्लीट क्लासेस हम लेते हैं अपनी मोबाइल एप्लीकेशन पे, जो कि आपको स्टोर के ऑप्शन में जाके मिल जाएगी। डाउनलोड करेंगे, स्टोर का ऑप्शन देखेंगे, उस पर आपको सारी की सारी क्लासेस शो हो जाएंगी। तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज आप वहां से वो चीजें बाय कर सकते हैं। सो गाइस दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर सीरीज। सो गाइस इफ यू लाइक द वीडियो, गिव अ बिग thumbs up and subscribe the channel and press the bell icon so that you notify all the time when I post new video on this YouTube channel. So guys that's all about this video lecture series. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए पीस आउट।